अवेकनर्स एकेडमी में टेस्टिंग सेरेमोनी चल रही होती है। हर स्टूडेंट को एक स्पेशल पोर्टल के थ्रू एक रूम में भेजा जाता है, जहां एक स्पेशली ट्रेन्ड डीमन हार्ट उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके उनका करंट रैंक और फ्यूचर पोटेंशियल मेजर करता है। रिजल्ट पूरी एकेडमी के सामने डिस्प्ले होता है। ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ ई रैंक निकलते हैं, कुछ लकी स्टूडेंट्स डी रैंक तक पहुंचते हैं और उसी पर खुश हो जाते हैं। फिर एकेडमी का सबसे बड़ा जीनियस आगे आता है। वह सबसे पावरफुल गिल्ड के लीडर का रिच हेयर होता है, इसलिए सबको उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कॉन्फिडेंस के साथ वह रूम में एंटर करता है और अपनी फुल पावर रिलीज करता है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। आखिर में उसे हाई टियर डी रैंक मिलता है और फ्यूचर में एस रैंक तक पहुंचने की पोटेंशियल भी दिखाई जाती है। उसके फ्रेंड्स बहुत प्राउड फील करते हैं और उनमें से एक अगले स्टूडेंट चेन का मजाक उड़ा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि चेन की बेइज्जती होने वाली है। लेकिन चेन बिना कुछ बोले पोर्टल के अंदर चला जाता है। इस बार अजीब बात होती है, चेन ने अभी तक अपनी कोई स्किल भी यूज नहीं की होती, फिर भी डीमन हार्ट उसकी प्रेजेंस से ही डरने लगता है और सीधा हाई टियर डी रैंक शो कर देता है। फिर चेन एक मॉन्स्टर से डिवावर की हुई सबसे वीक स्किल कार्ड एक्टिवेट करता है और आसानी से सी रैंक तक पहुंच जाता है। सब लोग अभी इस शॉक से बाहर भी नहीं निकले होते कि चेन और भी पावरफुल क्लास कार्ड स्विच कर लेता है। जैसे ही वह अपनी असली पावर रिलीज करता है, आसमान में तूफान बनने लगता है। रैंक डिस्प्ले पहले एस रैंक पोटेंशियल दिखाता है, फिर वह बदलकर ट्रिपल एस रैंक बन जाता है। अगले ही पल सिस्टम ओवरलोड होकर एरर शो कर देता है। प्रोफेसर्स यह देखकर सच में घबरा जाते हैं और तुरंत टेस्टिंग रूम की तरफ भागते हैं। जब प्रोफेसर्स रूम के अंदर पहुंचते हैं तो पूरा रूम तबाह हो चुका होता है। डीमन हार्ट पूरी तरह जल चुका होता है और हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गया होता है। एकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। और उधर चेन बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकल आता है। सच तो ये है कि उसने अपनी ओवरवेलमिंग पावर से डीमन हार्ट को गलती से मार दिया और फिर उसे भी डिवोर कर लिया। अब सवाल ये है कि चेन इतना पावरफुल है कौन? असल में चेन एक रिग्रेसर है। वह फ्यूचर से वापस आया है, एक ऐसे फ्यूचर से जहां पूरी दुनिया डीमंस के कब्जे में जा चुकी थी। वह ह्यूमैनिटी का लास्ट सर्वाइवर था। सालों तक लड़ने के बाद उसने डीमन किंग को अपने साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके हरा दिया था। उसके बाद एक तेज रोशनी छा गई और जब उसकी आंख खुली तो वह अपने यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम में था। शुरू में चेन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद वह मरने के बाद किसी और दुनिया में आ गया है। लेकिन जब वह खिड़की के बाहर नॉर्मल लोगों को देखता है, तब धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह सच में 10 साल पहले अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में वापस आ गया है। तभी उसके सामने एक होलोग्राम अपीयर होता है जो बताता है कि पावर ऑफ ग्लटनी इंटीग्रेशन कंप्लीटेड। खिड़की से बाहर देखते हुए चेन को याद आता है कि अब उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं, क्योंकि उसके बाद पहला डीमन लॉर्ड व्राथ दुनिया में डिसेंड करेगा। व्राथ ही हेल के गेट्स खोलेगा और उसके बाद एक के बाद एक सारे डीमन लॉर्ड्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। चेन डिसाइड करता है कि इस बार वह व्राथ को उसके आने से पहले ही मार देगा, ताकि हेल के गेट्स कभी खुल ही ना पाए। उसके बाद चेन अपने सामने फ्लोटिंग इंटरफेस को देखता है, जहां उसके सारे स्टैट्स शो हो रहे होते हैं। वह सोचता है कि यह किसी गेम का सिस्टम लग रहा है, क्योंकि पिछली लाइफ में उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। तब उसने सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर के भरोसे सर्वाइवल किया था। वैसे भी दुनिया में सिर्फ 10,000 लोगों में से एक इंसान अवेकन होता है और इसीलिए नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। लेकिन पिछली लाइफ में चेन कभी अवेकन ही नहीं हुआ था। इसी वजह से वह हमेशा बुलीज का टारगेट बनता था और इसी मारपीट की वजह से इस बार भी इन्फर्मरी में पड़ा हुआ था। तब सिस्टम एक और पैनल ओपन करता है और उसके सामने लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड आ जाती है। चेन इसे देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि यह वही क्लास है जो उसे पिछली लाइफ में मिली थी। वह हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या इस बार उसका अवेकनिंग पहले ही हो गया है। जैसे ही वह क्लास स्विच करके टेस्ट करने वाला होता है, उसका रूममेट और दोस्त मा लॉन्ग आ जाता है। लॉन्ग एक ई रैंक फ्लावर चांटर है और उसके चेहरे पर बैंडेजेस लगे होते हैं। वह चेन की कंडीशन देखने आया होता है। चेन नोटिस करता है कि लॉन्ग को फ्लोटिंग पैनल्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि यह सिस्टम सिर्फ उसके लिए है। लॉन्ग हैरान होता है कि चेन की सारी इंजरीज इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, जबकि वह खुद अवेकन होने के बाद भी इतनी फास्ट रिकवर नहीं कर पा रहा। चेन को अपनी पिछली लाइफ याद आ जाती है। लॉन्ग उस वक्त भी उसका रूममेट था। यूनिवर्सिटी से अवेकन होने के बाद भी वह दुनिया के सबसे वीक अवेकनर्स में से एक बना और रात के अटैक के सिर्फ तीसरे दिन ही मारा गया था। चेन अपने पुराने दोस्त को देखकर बस हल्का सा स्माइल कर देता है। लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि कल उन दोनों का रैंक टेस्ट है और ग्रेजुएशन के लिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे लगता है कि चेन अभी तक अवेकन नहीं हुआ, इसलिए वह उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। दोनों कैंपस की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे होते हैं, तब चेन कैजुअली बोल देता है कि इतने सारे लोगों को देखे हुए बहुत साल हो गए। ये सुनकर लॉन्ग एकदम शॉक हो जाता है। चेन अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर इस बार भी उसने कुछ नहीं किया तो ये सारे लोग वही दर्दनाक फ्यूचर फेस करेंगे जो उसने पहले देखा था। इसलिए वह डिसाइड करता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी फास्ट लेवल अप करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्सपीरियंस सिर्फ डीमन लेयर्स के मॉन्स्टर्स को मारकर मिलता है और इन डीमन लेयर्स पर बड़े गिल्ड्स का कंट्रोल है। इसलिए उसके जैसे आम स्टूडेंट के लिए लेवल अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चेन अपना स्टेटस विंडो देखकर अपनी स्ट्रेंथ कंपेयर करता है। गवर्नमेंट के हिसाब से अवेकनर्स की रैंकिंग ई से लेकर एस रैंक तक होती है। उसे पता है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटके हुए हैं और बहुत कम लोग डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। वह अपने दोस्त लॉन्ग की तरफ देखकर सोचता है कि कम से कम अब वह
उससे तो स्ट्रांग है। तभी अचानक एक बॉल उड़कर आती है और सीधा लॉन्ग के मुंह पर लगती है। उसका चश्मा टूट जाता है। पता चलता है कि सामने स्कूल का बुली गोंग चोंग और उसके चामचे खड़े हैं। चोंग घमंड से पूछता है कि उसके लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाए। लॉन्ग तुरंत माफी मांग लेता है और अपने पैसों से ड्रिंक्स लेने जाने लगता है, लेकिन चेन उसे रोक देता है और कहता है कि माफी लॉन्ग नहीं बल्कि चोंग को मांगनी चाहिए। चोंग को देखते ही चेन को पिछली लाइफ की वह सारी यादें याद आ जाती हैं जब ये लोग उसका सिर सिंक के पानी में डुबो देते थे और कहते थे कि वह बस उसका अवेकनिंग करवा रहे हैं। वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक चेन बेहोश नहीं हो जाता था। इस बार चेन डिसाइड कर लेता है कि इन बुलीज को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चोंग और उसके चमचे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं। चेन जानता है कि चोंग सिर्फ इसलिए इतना अकड़ता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। आसपास के स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं और सबको लगता है कि चेन फिर पिटने वाला है। चोंग चेन से पूछता है कि उसने अभी क्या बोला था। चेन बिल्कुल शांत रहकर वही बात दोबारा रिपीट करता है कि आज के बाद वह उन्हें परेशान न करे। गुस्से में चोंग सीधा पंच मार देता है, लेकिन इस बार चेन उसका पंच आसानी से ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि चेन तो ऑफिशियली अवेकन भी नहीं हुआ था। चोंग और भी गुस्से में दोबारा अटैक करता है। इस बार चेन चुपके से अपनी लाइटनिंग असैसिन क्लास एक्टिवेट कर लेता है। लॉन्ग हैरानी से सब देख रहा होता है। चोंग अपना इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करके फुल स्पीड से चार्ज करता है, लेकिन चेन उससे पहले ही लाइटनिंग स्पीड से डैश करता है और एक ही पंच में उसे दूर उड़ा देता है। पूरे कैंपस के स्टूडेंट्स देखते रह जाते हैं। जो लड़का कल तक बुली होता था, आज उसने स्कूल के सबसे बड़े बुली को एक ही पंच में उड़ा दिया। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी चोंग हार नहीं मानता और अपने चामचों को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन चामचे पहले ही डर चुके होते हैं। चोंग फिर से उठकर अटैक करता है, लेकिन चेन दोबारा उसे बुरी तरह हरा देता है। अपने बॉस का यह हाल देखकर उसके सारे चामचे भाग जाते हैं। लॉन्ग तो इतना शॉक हो जाता है कि उसका मुंह ही खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कल तक पिटने वाला उसका रूममेट आज इतना पावरफुल बन गया है। चेन समझ जाता है कि वह जब चाहे अपनी असैसिन क्लास स्विच कर सकता है और सिर्फ लेवल 1 पर ही उसके स्टैट्स इतने हाई हैं कि वह लो लेवल अवेकनर्स को आसानी से हरा सकता है। मतलब अब उसकी स्ट्रेंथ कम से कम डी रैंक के बराबर है। लेकिन एक बात उसे परेशान करती है, इतना सब होने के बाद भी सिस्टम ने उसे कोई लेवल अप नहीं दिया। यह सोचकर चेन लगभग चोंग को सच में खत्म करने ही वाला होता है। तभी स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू बीच में आ जाती है और चेन को रोक लेती है। वह कहती है कि गलती चोंग की थी, लेकिन इतनी पिटाई उसके लिए काफी है और अब वह दोबारा चेन को परेशान नहीं करेगा। इसलिए चेन आखिरकार उसे छोड़ देता है। वहां से निकलते हुए चेन सोचता है कि स्टूडेंट काउंसिल अचानक चोंग को बचाने के लिए इतनी सीरियस क्यों हो गई। वैसे भी उसका किसी को मारने का असली इरादा नहीं था। वह सिर्फ बुलीज को उनकी औकात दिखाना चाहता था ताकि वे दोबारा किसी कमजोर इंसान को तंग न करें। चेन और लॉन्ग वापस डॉम चले जाते हैं। दूसरी तरफ चोंग के चमचे दूर खड़े बात करते हैं कि अब से चेन से पंगा लेना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं। रात को लॉन्ग बाकी रूममेट्स को बताता है कि चेन एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग असासिन बन गया है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उनका रूममेट शियांगजो, जो एक ई रैंक न्यूक्लियस मैज है, उसका मजाक उड़ा देता है। वह कहता है कि अगर चेन इतना ही पावरफुल होता तो अभी भी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहा होता। उसके हिसाब से असली अवेकनर्स को ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब गेमर रूममेट चान यू भी हंसकर बोलता है कि लॉन्ग के सिर पर शायद ज्यादा जोर की चोट लग गई है। संग जो घमंड से कहता है कि उन चारों में सबसे स्ट्रांग वही है। लॉन्ग और शान यू सिर्फ सपोर्ट क्लासेस हैं और चेन के लाइटनिंग असैसिन बनने की बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वह सोचता है कि कल ग्रेजुएशन के फाइनल टेस्ट में शायद उसका रैंक और बढ़ जाए। इसी वक्त स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग एक ई रैंक डीमन लेयर में ट्रेनिंग खत्म करके बाहर आता है। उसके साथ लिंग्यू भी होती है। तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई चोंग पर पड़ती है और वह पूछता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। चोंग शिकायत करता है कि जब तक उसे हराने वाला इंसान जिंदा है तब तक वह चैन से सो भी नहीं सकता। वह बार बार अपने भाई पर दबाव डालता है और कहता है कि उसे उसका बदला लेना ही होगा। टिंग शांत होकर उसे भरोसा दिलाता है कि उसने जो मुसीबत खड़ी की है उसे वही संभाल लेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर वाइस प्रेसिडेंट टिंग से पूछती है कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। टिंग उसे पूछता है कि क्या वह लड़का सच में उतना ही स्ट्रांग है जितना उसका भाई बता रहा है। लिंग यू कहती है कि पूरे स्कूल में डी रैंक के 10 से भी कम स्टूडेंट्स हैं और टिंग उन सभी को पहले ही अपने क्लब में रिक्रूट कर चुका है। वह यह भी बताती है कि बाकी स्टूडेंट्स को तो डीमन लेयर्स तक एक्सेस भी नहीं मिलता। ऐसे में कोई आम स्टूडेंट उसके सामने टिक ही नहीं सकता। दूसरी तरफ चेन तेज बारिश में पागलों की तरह दौड़ रहा होता है। वह अपने शरीर के लगभग 2 गुने यानी 100 किलो का बैग उठाकर पूरे 20 किलोमीटर दौड़ने का टारगेट रखता है। उसे पता है कि किसी भी अवेकनर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पावरफुल एबिलिटीज को संभालने के लिए मजबूत बॉडी चाहिए। दौड़ते दौड़ते उसे अपनी इकलौती फैमिली, अपनी बहन की याद आती है। जब डीमन किंग रात ह्यूमन वर्ल्ड में उतरा था तब उसने एक ही पल में अनगिनत इंसानों का कत्ल कर दिया था और उसकी बहन भी उसकी आंखों के सामने मारी गई थी। उसी पल चेन ने ठान लिया था कि इस बार उसका पहला टारगेट रात को खत्म करना होगा, क्योंकि उसी के आने से सारी तबाही शुरू हुई थी। चेन सोचता है कि अगर रात के आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं और फिर भी उसकी पावर लगातार बढ़ रही है तो उसे उससे भी तेज ग्रो करना होगा। तभी उसकी बहन चियून का कॉल आता है। इतने सालों बाद उसकी आवाज सुनकर चेन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। चियून ने बताती है कि वह पहले इसलिए कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वह एक कंपटीशन में बिजी थी। वह कहती है कि अगर वो प्राइज जीत गई तो शायद उनके घर के रेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चेन बस चुप
चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है और मुस्कुराता है। इस बार वह मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बहन की रक्षा करेगा और उसे वह जिंदगी देगा जिसकी वह हकदार है। कॉल खत्म होने के बाद चेन वापस ट्रेनिंग शुरू कर देता है और यूनिवर्सिटी के 3 और राउंड्स पूरे करता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह सीधे शावर लेने चला जाता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि वह धीरे धीरे इस जवान शरीर का आदी हो रहा है जिसमें आगे बढ़ने की जबरदस्त पोटेंशियल है। नहाने के बाद वह बैठकर डीमन लेयर्स के बारे में सोचता है जिनमें सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो मॉन्स्टर्स को हराना ही होगा। इसी सोच में वह कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता और अचानक खुद को ग्लटनी सिस्टम के अंदर पाता है। वह एक अजीब जगह पर खड़ा होता है और सोचने लगता है कि शायद ये कोई अजीब सपना है। उसी समय बाहर लॉन्ग उसे ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि चेन अचानक कहाँ गायब हो गया। उस रहस्यमयी जगह के अंदर चेन के सामने एक विशाल टावर खड़ा होता है, लेकिन वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाता कि ई रैंक क्लाउड वॉरियर्स यानी डेथ हाउंड उसके सामने आ जाते हैं। चेन को लगता है कि शायद वह किसी डीमन लेयर में आ गया है। वह तुरंत अपनी क्लास स्विच करता है और सोचता है कि पहले मॉन्स्टर्स से निपटना चाहिए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। चेन आसानी से उन डेथ हाउंड्स को हरा देता है और उनसे आइटम्स कलेक्ट करता है। वह तुरंत लेवल 2 पर पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि शायद किस्मत से उसे कोई डीमन लेयर मिल गया है। तभी एक बॉस मॉन्स्टर सामने आ जाता है। चेन उसे भी बिना किसी मुश्किल के काट गिराता है। बॉस को हराने पर उसे नॉर्मल मॉन्स्टर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और उसका लेवल फिर बढ़ जाता है। अचानक बॉस मॉन्स्टर की बॉडी पर डिवोरेबल का मार्क दिखाई देता है। चेन समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है। उसे सिस्टम पैनल में दिखाई गई ग्लटनी एबिलिटी याद आती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे टेस्ट करता है। अगले ही पल पूरा मॉन्स्टर एक कार्ड में अब्सॉर्ब हो जाता है। चेन हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि वह मरे हुए मॉन्स्टर्स को यूजेबल क्लासेस में बदल सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि यही वही एबिलिटी है जो डीमन लॉर्ड लान्यू के पास थी। इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ एक ही क्लास के साथ पैदा होता है। बहुत कम लोग 2 क्लासेस हासिल कर पाते हैं, लेकिन चेन जितनी चाहे उतनी क्लासेस कलेक्ट कर सकता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसे इतनी खतरनाक पावर मिली कैसे और उसके सामने खड़ा यह रहस्यमयी टावर आखिर है क्या। तभी उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस होता है और उसके सामने एक डीमन प्रकट होता है जिसके हाथों में 2 एस रैंक स्वॉर्ड्स होती हैं। चेन तुरंत समझ जाता है कि यह एस रैंक मॉन्स्टर है और उसके सामने उसका कोई चांस नहीं है। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह लाइटनिंग स्वॉर्ड समन करके लड़ने का फैसला करता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि वह डीमन उसका नाम भी जानता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डीमन साफ तौर पर उसे खेल रहा होता है। वह जानबूझकर उसके वाइटल पॉइंट्स पर हमला नहीं करता और बार बार उसे गिराता रहता है। आखिर में डीमन बोलता है कि अगर चेन जिंदा रहना चाहता है तो उसके साथ यहीं रहकर इस टावर की रखवाली करे, लेकिन चेन साफ मना कर देता है। तब डीमन उसकी बाह पर बेरहमी से वार करता है और कहता है कि उसने अब तक सिर्फ इसलिए रहम किया क्योंकि चेन ही अकेला इंसान है जो इस जगह तक पहुंच पाया है। वह आखिरी बार उसे सोचने का मौका देता है, लेकिन चेन फिर भी हार नहीं मानता। चेन लड़ते लड़ते डीमन की हर मूवमेंट ऑब्जर्व करता रहता है। उसे पता चलता है कि हर अटैक से पहले डीमन के स्विंग में लगभग 0.4 सेकंड का विंड अप होता है। अगर वह रिस्ट के एंगल को ध्यान से देखे तो उस अटैक को डॉज किया जा सकता है। उसे यह भी पता चलता है कि अटैक के बाद डीमन के पास लगभग 0.2 सेकंड का रिकवरी लैग होता है। उसी छोटे से ओपनिंग का इस्तेमाल करके वह उसके हार्ट पर अटैक करने की योजना बनाता है। चेन अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी डी रैंक लेवल की स्ट्रेंथ किसी एस रैंक मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उसका असली मकसद सिर्फ डीमन को कुछ देर के लिए पैरालाइज करना और वहां से भाग निकलना होता है। वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और सामने दिखाई देने वाली इकलौती रोशनी की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि वही बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है वह रोशनी गायब हो जाती है। डीमन बताता है कि वह सिर्फ एक इल्यूजन थी, इस जगह से बाहर निकलने का कोई एग्जिट है ही नहीं। वह यह भी कहता है कि यह जगह कोई डीमन लेयर नहीं है। इसके बाद डीमन उसकी तारीफ करता है कि उसने इतनी जल्दी उसकी फाइटिंग स्टाइल की कमजोरियां पहचान ली। अब उस डीमन की असली पहचान सामने आती है। उसका नाम परगेटरी राक्षस है। वह चेन से कहता है कि वही वह इंसान है जो दुनिया के लिए उम्मीद बन सकता है। चेन ध्यान से राक्षस को देखता है और अचानक उसे याद आता है कि उसने बिल्कुल यही रूप पहले भी देखा है। उसे अपनी पिछली लाइफ की आखिरी लड़ाई याद आती है जहां उसका सामना डीमन किंग लान्यू से हुआ था। उस बैटल में लान्यू बार बार अपनी क्लास बदलता रहा था। कभी वह ड्रैगन बन जाता, कभी दूसरे हाई टियर मॉन्स्टर्स का रूप ले लेता। वह मैग्मा, पॉइजनस वाइन्स और चेन से भी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक रूप बिल्कुल सामने खड़े राक्षसा जैसा था। तभी चेन को सब समझ आ जाता है। डीमन किंग लान्यू की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस उसकी ग्लटनी एबिलिटी का हिस्सा थी, और क्योंकि अब वही पावर चेन के अंदर है, इसलिए उसके सामने खड़ा राक्षस असल में उसी पावर का हिस्सा है। चेन की यह डिक्शन सुनकर राक्षस प्रभावित हो जाता है। वह कहता है कि चेन सच में उस पूरी डिमेंशन की शक्ति का वारिस बनने के योग्य है। चेन समझ नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। तभी राक्षसा के हाथ में एक सुनहरी वॉइड की प्रकट होती है। वह बताता है कि यही की उस विशाल टावर में आने जाने का एकमात्र तरीका है। राक्षसा समझाता है कि डीमन किंग लान्यू ने अनगिनत शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को डिवोर करके इस टावर में सील किया था। उन मॉन्स्टर्स की निगरानी करना ही उसका सीक्रेट ड्यूटी था, लेकिन अब वह यह जिम्मेदारी चेन को सौंपना चाहता है। वह चाहता है कि चेन उन सभी मॉन्स्टर्स को डिवोर करे और उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनकर उसकी जगह यह मिशन पूरा करे। चेन हैरान होकर पूछता है कि आखिर एक डीमन किसी इंसान की मदद क्यों करेगा। राक्षसा बताता है कि डीमन रियल में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के डीमंस होते हैं,
एक निर्दयी मॉन्स्टर ने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसके पूरे क्लैन का कत्ल कर दिया था। उसी दिन से वह बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। अब उसे विश्वास है कि चेन ही वह इंसान है जो उसकी यह इच्छा पूरी कर सकता है। चेन पूछता है कि आखिर उसे उसके बारे में किसने बताया। राक्षस बस इतना कहता है कि सारे जवाब उस टावर के अंदर मिलेंगे। अपने आखिरी शब्दों के साथ राक्षसा अपनी बची हुई सारी एनर्जी चेन को दे देता है। वह कहता है कि चेन को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना होगा, लेकिन टावर के अंदर मौजूद हर डीमन को डिवोर करना आसान नहीं होगा। वह आखिरी चेतावनी देता है कि सिर्फ वही इंसान परगेटरी राक्षसा की शक्ति का हकदार है जिसके अंदर और भी स्ट्रॉन्ग बनने की कभी खत्म न होने वाली भूख हो। यही ताकत उसे एक दिन हर डीमन किंग का अंत करने लायक बनाएगी। इतना कहकर राक्षसा का शरीर एक चमकती हुई एनर्जी स्फीयर में बदल जाता है और चेन उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। चेन एक साथ 8 लेवल्स बढ़ जाता है और राक्षसा की 2 सोर्ड्स हासिल कर लेता है। इसके साथ उसे डेड ह्यूमंस और डीमंस दोनों की पावर अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी मिलती है। साथ ही ग्रेविटी मैनिपुलेशन भी अनलॉक हो जाती है। सुबह होते ही चेंडोम में अपनी आंखें खोलता है। तभी रूममेट्स की तेज आवाजें सुनकर वह झटके से उठ बैठता है। सब लोग स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उसे भी जल्दी करने के लिए कहते हैं। चेन देखता है कि उसके शरीर पर लड़ाई का एक भी निशान नहीं है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद यह सब सिर्फ सपना था, लेकिन जब वह अपना अपडेटेड स्टेटस देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसका लेवल 2 से बढ़कर सीधा 10 हो चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वह सब सच था। तभी उसका रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है कि कल रात कोई उसे बहुत पावरफुल और बेहद कूल बता रहा था। दूसरी तरफ मालोंग चुपचाप ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही ना हो। फिर रूममेट चेन को चैलेंज देता है कि आज होने वाले रैंकिंग असेसमेंट में अपनी ताकत साबित करे। उसी टेस्ट से तय होगा कि डॉम का असली डॉम किंग कौन है। स्कूल जाते समय खुद को डॉम किंग कहने वाला रूममेट बाकी सबको लेक्चर देता है कि हर रैंक के अंदर भी 3 अलग अलग टीयर्स होते हैं। वह घमंड से कहता है कि भले ही वे सभी टेक्निकली ई रैंक हों, लेकिन वह उनसे अलग है क्योंकि वह एक प्राउड मिड ई रैंक अवेकनर है। उसके मुताबिक हर टीयर के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि पिछली असेसमेंट के बाद वह शायद एक और टीयर ऊपर पहुंच चुका है। उसकी बातें सुनकर माँ लॉन्ग परेशान हो जाता है और चेन से कहता है कि आज मजाक छोड़कर पूरी ताकत से लड़ना, कम से कम डी रैंक तो हासिल कर ही लेना ताकि यह सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉम किंग हमेशा के लिए चुप हो जाए। कुछ ही देर बाद सभी लड़के स्कूल पहुंच जाते हैं जहां रैंकिंग सेरेमनी के लिए हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। उसी समय बुलीज पूरे एटीट्यूड के साथ कैंपस में एंट्री करते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है उसे डराने धमकाने लगते हैं। यहाँ तक कि खुद को डॉम किंग कहने वाले लड़के की भी सारी अकड़ एक पल में गायब हो जाती है जैसे ही उसकी नजर उन बुलीज पर पड़ती है। लेकिन उसकी तरह ही बुलीज की भी हालत खराब हो जाती है। अचानक वे बिना किसी हिचकिचाहट के बिग ब्रदर चेन को झुककर रिस्पेक्ट देने लगते हैं। उसके रूममेट्स धीरे धीरे समझने लगते हैं कि शायद माँ लॉन्ग जो कह रहा था वह पूरी तरह झूठ नहीं था। चेन उन क्लाउन्स को पूरी तरह इग्नोर करता है और अपने काम से काम रखता है। तभी एक नया चैलेंजर उसके सामने आ जाता है। स्कूल पुलिस की तरह काम करने वाला स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर जैन उसे बड़े शांति से वार्निंग देता है। वह कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने खुद उसे उस लड़के को सबक सिखाने भेजा है जिसने उसके छोटे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की। ये सुनते ही चेन के सारे फ्रेंड्स डर कर वहां से दूर हो जाते हैं। वे जियान से बहुत डरते हैं क्योंकि वही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का सबसे भरोसेमंद आदमी है और वही उसके सारे गंदे काम करता है। चेन के रूममेट्स समझ ही नहीं पाते कि यह डी रैंक मॉन्स्टर अचानक चेन के पीछे क्यों पड़ गया। जियान चेन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह घमंड से कहता है कि उसकी स्मेल इतनी तेज है कि वह किसी की भी ताकत पहचान सकता है, लेकिन अभी उसे चेन से सिर्फ एक कमजोर लूजर की स्मेल आ रही है। चेन बिना डरे उसका मजाक उड़ा देता है। जैसे ही वह जेन को डॉग कहता है, जियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी उसका मालिक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग उसे रुकने का आदेश देता है। वह कहता है कि पब्लिक में तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। टिंग बताता है कि उसने पूरी घटना की जांच कर ली है। असल में उसका छोटा भाई ही पहले लड़ाई शुरू करने गया था, इसलिए उसकी पिटाई होना उसी की गलती का नतीजा था। इतना कहने के बाद टिंग चेन की तरफ तेज नजरों से देखता है, लेकिन चेन जरा भी नहीं डरता। उसी समय एक प्रोफेसर घोषणा करता है कि रैंक असेसमेंट सेरेमनी अब आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। सभी स्टूडेंट्स को नाम पुकारे जाने पर आगे आने के लिए कहा जाता है। टिंग अपने आदमी जेन से कहता है कि अब चलने का समय है। उसे लगता है कि चेन अब दोबारा कोई परेशानी नहीं करेगा। ऊपर से यह सब देख रहा एक आदमी वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू से पूछता है कि वह आज रैंकिंग सेरेमनी देखने क्यों आई है। क्या किसी नए स्टूडेंट ने उसका ध्यान खींचा है। लिंग यू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इस साल बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। कुछ देर बाद सांगजो का नाम पुकारा जाता है। डॉम किंग थोड़ा नर्वस होकर असेसमेंट रूम के अंदर चला जाता है। अंदर एक खास डीमन लेयर बनाई गई होती है। वहाँ वायर्स से जुड़ा हुआ एक डीमन हार्ट अवेकनर की एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसकी रैंक और फ्यूचर पोटेंशियल मेजर करता है। जब अवेकनर अपनी पूरी ताकत रिलीज करता है तब उसका रिजल्ट बाहर मौजूद स्क्रीन पर दिखाई देता है। असेसमेंट के बाद पता चलता है कि शांग झो की रैंक पहले जैसी ही है, लेकिन प्रोफेसर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पोटेंशियल आने में उम्मीद से ज्यादा समय लगता है। काफी सस्पेंस के बाद उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल सिर्फ सी रैंक निकलती है। डॉर्म किंग उदास होकर बाहर आता है। उसे समझ आ जाता है कि वह जितनी प्रोग्रेस समझ रहा था वह सिर्फ उसका भ्रम था। उसके रूममेट्स उसे दिलासा देते हैं कि वे सब एक ही हालत में हैं। सभी ई रैंक पर अटके हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा सी रैंक तक पहुंचने की पोटेंशियल रखते हैं। कुछ देर बाद
प्रेसिडेंट का वफादार जियान भी बाहर आता है। उसकी करंट रैंक अभी भी लोअर डी रैंक होती है, लेकिन उसकी पोटेंशियल ए रैंक तक पहुंचने की होती है। ये देखकर चेन के रूममेट्स की सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, क्योंकि अब तक लगभग 10 स्टूडेंट्स डी रैंक हासिल कर चुके होते हैं। प्रोफेसर्स भी हैरान रह जाते हैं। बिना असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के किसी स्टूडेंट का ई रैंक से बाहर निकलना बहुत रेयर माना जाता है। अब बारी आती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग की, जिससे पूरी एकेडमी को बहुत उम्मीदें होती हैं। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन चेन बिल्कुल शांत रहता है और बस रिजल्ट का इंतजार करता है। सबको पता होता है कि 2 साल पहले गोंगटिंग सिर्फ लोअर डी रैंक था। एकेडमी के इतिहास में अब तक सबसे ऊंची रैंक सिर्फ मिडिल डी रैंक रही थी, इसलिए सभी सोच रहे होते हैं कि क्या आज वह नया रिकॉर्ड बनाएगा। जैसे ही गोंगटिंग डीमन लेयर के अंदर जाता है, डीमन हार्ट धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। टिंग अपनी पूरी ताकत नहीं छोड़ सकता, लेकिन वह ग्रेजुएशन सेरेमोनी में इतिहास बनाना चाहता है। अचानक प्रोफेसर्स देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल सुनहरे रंग में चमक रही है। कुछ ही पल बाद रिजल्ट आता है, हाई डी रैंक। पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठता है, लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब उसकी फ्यूचर पोटेंशियल एस रैंक दिखाई देती है। इतिहास में पहली बार किसी स्टूडेंट की एस रैंक पोटेंशियल सामने आई थी। उसके सपोर्टर्स लगातार उसकी तारीफ करने लगते हैं। चैन के रूममेट्स भी जलने लगते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक लेजेंड पैदा हो रहा था। प्रोफेसर्स आपस में बात करते हैं कि यह खबर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे प्रेशियस एस रैंक कैंडिडेट की हर कीमत पर सुरक्षा करनी होगी। उसे किसी भी हालत में देश छोड़ने नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, गोंगटिंग एकेडमी का सबसे कम उम्र का गिल्ड मास्टर भी था। उसकी वजह से पूरे स्कूल का नाम हेडलाइंस में आने वाला था। ऊपर से प्रिंसिपल युएन लॉन्ग ये सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू पहले से ही गोंगटिंग की पोटेंशियल जानती थी, इसलिए वह खुद यहाँ आई थी। लेकिन लिंग यू मुस्कुराकर कहती है कि वह सिर्फ गोंगटिंग को देखने नहीं आई। आज एक और स्टूडेंट है जो उसे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और ठीक उसी समय उसी स्टूडेंट का नाम पुकारा जाता है। वह स्टूडेंट होता है चेन। जेन मौका देखकर फिर चेन का मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चेन भी अपने रूममेट्स की तरह एक और ई रैंक ट्रैश निकले। अगर ऐसा हुआ तो वे सब एकेडमी की हंसी बन जाएंगे। लॉन्ग तुरंत चेन का साथ देता है और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि चेन सबको चौंका देगा। पूरी क्राउड उत्सुकता से देखने लगती है कि आखिर चेन कितना पावरफुल है। चेन डीमन लेयर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह डीमन हार्ट के पास पहुंचता है, डीमन हार्ट उसकी प्रेजेंस से ही भारी प्रेशर महसूस करने लगता है। चेन को याद आता है कि किसी भी अवेकनर का फ्यूचर मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका किसी पावरफुल गिल्ड में शामिल होना है। ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में हर कैंडिडेट अपनी पसंद के 10 मेंबर्स की टीम बनाता है। जो टीम पहला स्थान हासिल करती है, उसे सीधे देश की सबसे पावरफुल इंपीरियल गिल्ड में रिक्रूट कर लिया जाता है। इसलिए यह टेस्ट हर स्टूडेंट के फ्यूचर का फैसला करने वाला था। बाहर जन अपने बॉस को बताते हुए एक और लोअर डी रैंक स्टूडेंट को टीम में रिक्रूट करता है। वह गर्व से कहता है कि उनकी टीम अब पूरी हो चुकी है। सारे डी रैंक स्टूडेंट्स और प्रेसिडेंट का भाई पहले ही उनकी टीम में है। अब उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। चेन यह सब सुनकर सोचता है कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के साथ टीम बनाएंगे, जबकि वीक स्टूडेंट्स भी आखिरकार वीक लोगों के साथ ही रह जाएंगे। यही इस दुनिया का नियम है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कमजोर लोगों को कोई मौका नहीं मिलता। उधर काफी देर तक स्क्रीन पर कोई बदलाव नहीं आता। लॉन्ग घबराने लगता है। क्राउड सोचने लगती है कि शायद चेन इतना वीक है कि सिस्टम उसकी प्रेजेंस तक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जियांटिंग से कहता है कि बाकी स्टूडेंट सिर्फ बेकार लोग हैं, इसलिए अब यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं, स्क्रीन अचानक फ्लिकर करती है और अगले ही पल उस पर लिखा आता है हाई डी रैंक। पूरा हॉल एकदम सन्न रह जाता है। स्टूडेंट काउंसिल और गोंगटिंग दोनों अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन तभी रिजल्ट में फिर एक अजीब बदलाव आने लगता है। असल में चेन अपनी लेवल 10 की बेस फिजिकल स्टैट्स को टेस्ट कर रहा होता है कि सिस्टम उन्हें किस रैंक में गिनता है। जब उसे हाई डी रैंक दिखाई देता है, तब वह अपनी सबसे कमजोर डिवावर्ड क्लास इन्फर्नल डेथ किंग में स्विच कर लेता है। अगले ही पल स्क्रीन पर रैंक बदलकर मिड सी रैंक हो जाती है। क्राउड फिर से दंग रह जाती है। स्टूडेंट काउंसिल को लगता है कि शायद मशीन खराब हो गई है। साइंटिस्ट्स भी समझ नहीं पाते कि रिजल्ट्स बार बार क्यों बदल रहे हैं। उन्हें शक होने लगता है कि शायद डीमन हार्ट सचमुच मेल फंक्शन कर रहा है। उसी समय डीमन हार्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। चेन ये देखकर अपनी उससे भी पावरफुल क्लास एक्टिवेट कर देता है। इस बार वह बन जाता है पर्गेटरी राक्षस। जैसे ही ये क्लास एक्टिवेट होती है, डीमन हार्ट घबराने लगता है। बाहर डीमन लेयर के ऊपर भयंकर तूफान उठ खड़ा होता है। जियान घबराकर चिल्ला उठता है। लॉन्ग इसे आसमान का संकेत मानता है कि इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि उनके डॉर्म से कोई डिवाइन मॉन्स्टर पैदा हुआ है। अगले ही पल स्क्रीन पर पोटेंशियल बदलकर एस रैंक हो जाती है। साइंटिस्ट्स और गोंगटिंग दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी सिस्टम अचानक वार्निंग दिखाता है, यूजर पोटेंशियल एक्सेसीड्स मैक्सिमम मेजरेबल लिमिट, करंट इवैल्यूएशन इम्पॉसिबल। ये देखकर जियान का दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है। ओवरलोड की वजह से पूरा सिस्टम टूटने लगता है। साइंटिस्ट्स घबराकर अंदर दौड़ पड़ते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं तो सबकी सांसें रुक जाती हैं। जहां पहले डीमन हार्ट था, वहां अब सिर्फ जली हुई सिकुड़ी हुई राख बची होती है। चैन की ओवरवेलमिंग पावर ने डीमन हार्ट को पूरी तरह जला दिया था। इतना ही नहीं, चैन उसे भी डिवॉर कर लेता है। इसके बाद उसे एक नई एबिलिटी मिलती है। अब वह किसी भी इंसान की रैंक देख सकता है और आसपास आने वाले खतरों की वार्निंग भी पहले से पा सकता है। जब वह बाहर निकलता है तो हर इंसान के ऊपर उसकी रैंक दिखाई देने लगती है। तभी
उसे पता चलता है कि गोंग तिंग ने भी अपनी असली ताकत छिपाई हुई थी। उसकी असली लिमिट सिर्फ सी रैंक के आसपास थी। साइंटिस्ट्स बाहर आकर ऑकवर्ड तरीके से सबको बताते हैं कि डीमन हार्ट को ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट अटैक आ गया, इसलिए आज की बाकी टेस्टिंग रोक दी जाती है। चेन के रिजल्ट को फिलहाल सिस्टम एरर मानकर हायर अथॉरिटीज के पास भेजने का फैसला किया जाता है। बाकी स्टूडेंट्स को अगले दिन फिर आने के लिए कहा जाता है क्योंकि नया डीमन हार्ट मंगवाया जाएगा। वापस लौटते समय चेन के रूममेट्स उसे हीरो की तरह ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन जेन जलन से भर जाता है। वह चेन को फ्रॉड कहता है और मशीन खराब करने के लिए कॉम्पेंसेशन मांगने लगता है। चेन का धैर्य जवाब देने ही वाला होता है कि तभी गोंग टिंग बीच में आ जाता है। वह तुरंत जियान को डांटते हुए कहता है कि अपने होने वाले टीममेट की बेइज्जती मत करो। ये सुनकर जियान वहीं का वहीं रह जाता है। फिर गोंग टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाकर चेन को अपनी टीम ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अगर चेन उनकी टीम में आ जाए तो वे इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। पीछे खड़ा जियान ये सोचकर परेशान हो जाता है कि अगर चेन टीम में आया तो किसी न किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आता कि आखिर चेन में ऐसी क्या खास बात है, जबकि दूसरे लोग इस टीम में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिरकार वह मजबूरी में चेन का स्वागत करने की कोशिश करता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है, लेकिन चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये जवाब सुनकर जियान के पसीने छूट जाते हैं, जबकि गोंग टिंग बिना कुछ कहे बस शांत खड़ा उसे देखता रहता है। जीन पूरी बातचीत के दौरान अपना आपा खो बैठता है। वह चेन पर चिल्लाकर कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वह क्या कर रहा है। उनकी टीम पहले से ही पूरे स्कूल की नंबर 1 टीम है, लेकिन चेन बिना कोई परवाह किए उनकी तरफ पीठ घुमाकर चल देता है। वह कहता है कि उसे उनकी टीम से कोई मतलब नहीं है और उनका पूरा ग्रुप इतना शोर मचाता है कि एक पल भी उनके साथ रहना मुश्किल है। जाते जाते वह साफ कह देता है कि आगे से उसे परेशान न करें। ये सुनते ही जियान गुस्से और बेइज्जती से अंदर ही अंदर जलने लगता है। कुछ ही देर में पूरे स्कूल में चेन के इस फैसले की चर्चा होने लगती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि मिड सी रैंक दिखने के बाद चेन अब अकेले ही पहला स्थान हासिल करना चाहता है। उधर चेन के रूममेट्स जेन और गोंग टिंग के चेहरों पर फैली बेइज्जती देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी गोंग टिंग पूरी तरह शांत रहता है। वह जियान से कहता है कि अगर चेन की अपनी कोई योजना है तो उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ यह सब देख रहे प्रिंसिपल गहरी सांस लेते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि दोनों लड़कों ने साथ टीम बनाने से इनकार कर दिया। उनका सपना था कि दोनों मिलकर एकेडमी का नया रिकॉर्ड बनाएं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू मुस्कुराते हुए कहती है कि अब मामला और भी दिलचस्प हो गया है। वह समझाती है कि गोंग टिंग बचपन से ही अमीर और ताकतवर माहौल में बड़ा हुआ है, इसलिए चेन का यह इनकार उसके लिए सीधे सीधे युद्ध की घोषणा जैसा है। वह प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि गोंग टिंग ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी ईगो पर चोट लगने के बाद आसानी से बात भूल जाए। उधर जियान अभी भी गुस्से में चेन को घमंडी कहता रहता है। उसके मुताबिक चेन सिर्फ एक मशीन एरर की वजह से खुद को बड़ा समझने लगा है। लेकिन गोंग टिंग पहली बार मानता है कि शायद वह रिजल्ट गलत भी ना हो। वह कहता है कि भले ही इसकी संभावना बहुत कम हो, लेकिन वह किसी भी हालत में अपना पहला स्थान किसी और को नहीं लेने देगा। जियान याद दिलाता है कि चेन तो एक आम स्टूडेंट है जिसके पास असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस तक नहीं है, जबकि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स लंबे समय से सीक्रेटली डीमन लेयर्स में ट्रेनिंग करके अपनी करंट स्ट्रेंथ तक पहुंचे हैं। वह कहता है कि उसे खुद जाकर चेन को उसकी औकात दिखानी चाहिए, लेकिन गोंग टिंग तुरंत उसे रोक देता है। वह पूछता है, क्या मैं तुम्हें इतना छोटा इंसान लगता हूँ? जीन तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांग लेता है। इसके बाद गोंग टिंग कराओके जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। वह जियान से ठंडे स्वर में कहता है कि आगे क्या करना है यह अब वह खुद तय करे। जो भी होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जियोन बिना कुछ पूछे ही उसका असली मतलब समझ जाता है। करीब 10 मिनट बाद एक इन्फॉर्मेंट आकर जियन को बताता है कि चेन स्कूल छोड़कर घर चला गया है। उसने कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है। इतना ही नहीं, वह खाना खाए बिना ही निकल गया। ये सुनते ही जियान बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान ने खुद उसे मौका दिया है। अब वह चेन को ऐसी जगह सबक सिखा सकता है जहाँ कोई बीच में आने वाला नहीं होगा। उधर चेन सड़क पर चलते हुए अपनी पिछली जिंदगी की एक घटना याद करता है। उस समय एक पीक गिल्ड ने सेंट ही कंट्री के अंदर मौजूद एक डीमन लेयर को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उस डीमन लेयर के अंदर उन्हें पहली बार एक अनजान मॉन्स्टर मिला था, व्राथ। उस मॉन्स्टर ने पूरी पीक गिल्ड को कुछ ही पलों में खत्म कर दिया था। उसके बाद वह ह्यूमन वर्ल्ड में निकल आया और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। हालांकि चेन को उस घटना की सारी बातें याद नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया है कि इस बार वह उसी डीमन लेयर को पहले ही ढूंढ निकालेगा। लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत हो। इसी वजह से वह सीधे माइथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर पहुंचता है। उसे याद है कि भविष्य में यही एक्सचेंज सेंटर पूरे देश का सबसे बड़ा मटेरियल ट्रेडिंग हब बनने वाला है। इस दुनिया में किसी भी अवेकनर की ताकत सिर्फ उसकी एबिलिटीज से नहीं, बल्कि उसके वेपन्स और इक्विपमेंट से भी आंकी जाती है। इसी वजह से यह एक्सचेंज सेंटर खरीद फरोख्त का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लेकिन चेन के लिए यह सिर्फ जल्दी पैसे कमाने का एक आसान तरीका था। वह अंदर जाकर ब्रोकर के सामने कुछ मॉन्स्टर फैंक्स रख देता है। ब्रोकर उन्हें शक भरी नजरों से देखता है और पूछता है कि एक स्टूडेंट के पास ऐसी चीजें कहां से आई। चेन शांत स्वर में जवाब देता है कि ये उसे उस मॉन्स्टर से मिली हैं जिसे उसने खुद मारा था। ब्रोकर हैरान होकर कहता है कि उसने पहले कभी ऐसे फैंग्स नहीं देखे। तभी उसकी असिस्टेंट बीच में बोलती है। वह बताती है कि ये ई क्लास बीस्ट संगन मॉन्स्टर के फैंग्स हैं। इनसे ई ग्रेड क्लाउड टाइप सेप्टर बनाया जा सकता है या इन्हें पाउडर बनाकर दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोकर उसकी बात बीच में ही काट देता है। वह
वह फैंग्स वापस मेज पर फेंकते हुए कहता है कि ई ग्रेड सामान की कोई खास कीमत नहीं होती। फिर वह घमंड से बताता है कि उनका एक्सचेंज वीआईपी सिस्टम पर चलता है। यहाँ सिर्फ पहचान वाले और ऊंचे दर्जे के अवेकनर से ही डील की जाती है। वह दावा करता है कि वह सिर्फ डी ग्रेड और उससे ऊपर के आइटम्स ही हैंडल करता है, इसलिए उसे ऐसे घटिया ई ग्रेड सामान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मन ही मन वह सोचता है कि आजकल कोई हाई ग्रेड कस्टमर ही नहीं आता और ऐसे लोगों से डील करने से उसकी प्रमोशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार वह पूरा काम अपनी असिस्टेंट ली को सौंप देता है। ली बड़ी विनम्रता से चैन को कैश से भरा एनवेलप देती है और पूछती है कि क्या उसे किसी और मदद की जरूरत है। चैन एनवेलप खोल कर देखता है, उसमें 18,000 होते हैं। वह सोचता है कि फिलहाल इतना पैसा उसके रेंट की प्रॉब्लम हल करने के लिए काफी है। इसके बाद चैन अपनी परगेटरी रक्षासा ग्रेट सोर्ड बाहर निकालता है। सोर्ड देखते ही ली की आंखें फैल जाती हैं। उसने ऐसा वेपन पहले कभी नहीं देखा था। उसके हिसाब से यह कम से कम बी ग्रेड या शायद ए ग्रेड वेपन हो सकता है। इतने में ब्रोकर वापस आ जाता है। वह उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसके मुताबिक ए ग्रेड वेपन्स की कीमत लगभग 10 लाख होती है और उसने अपनी पूरी नौकरी में कभी असली ए ग्रेड वेपन देखा ही नहीं। उसी समय दुकान का मालिक अंदर आता है। वह वेपन को देखते ही शांत स्वर में कहता है कि यह न तो ए ग्रेड है और न ही बी ग्रेड। ब्रोकर खुशी से कहता है कि उसे पहले से पता था कि एक स्टूडेंट के पास इतना महंगा वेपन नहीं हो सकता, लेकिन अगले ही पल मालिक की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालिक बताता है कि यह वेपन परगेटरी लैंड से आया है और ये एक एस ग्रेड वेपन है। ये सुनते ही ब्रोकर और ली दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। मालिक तुरंत चेन के दोनों हाथ पकड़कर उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसे सम्मानित गेस्ट की तरह वीआईपी रूम में चलने का निमंत्रण देता है। चेन मन ही मन मुस्कुराता है। उसे पहले से उम्मीद थी कि गिल्ड ओनर चिंगजोर आखिरकार खुद सामने आएगा। वीआईपी रूम में बैठने के बाद गिल्ड बॉस पूछता है कि चेन इस वेपन को कितने में बेचना चाहता है। चेन तुरंत जवाब देता है 10 लाख। गिल्ड बॉस चौंक जाता है। वह कहता है कि इस वेपन की कीमत तो कई करोड़ तक पहुंच सकती है, लेकिन चेन समझाता है कि वह वेपन बेचना नहीं चाहता। वह सिर्फ इसे कोलैटरल रखकर 1 मिलियन का 1 महीने का लोन लेना चाहता है। ये सुनकर गिल्ड बॉस और भी हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि यह लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा समझदार है। चेन आगे कहता है कि वह 30 दिन बाद पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देगा और अगले महीने इंटरेस्ट भी चुका देगा। जवाब देने से पहले गिल्ड बॉस ली को कमरे से बाहर भेज देता है ताकि वे अकेले बिजनेस की बात कर सकें। फिर वह कहता है कि उसे पता है चेन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसे यह भी पता है कि ग्रेजुएशन टेस्ट ठीक 30 दिन बाद होने वाला है और फर्स्ट प्राइज 10 लाख है। वह सीधे पूछता है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम पहला स्थान हासिल करोगे? गिल्ड बॉस आसानी से समझ जाता है कि चेन को पैसों की सख्त जरूरत है। अगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता होता तो वह यहाँ कभी नहीं आता। आखिर में गिल्ड बॉस ऐसा फैसला लेता है जिसकी चेन ने भी उम्मीद नहीं की थी। वह कहता है कि वह चेन को 15 लाख उधार देगा, वह भी बिना किसी इंटरेस्ट के। फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहता है, इसे हमारी दोस्ती की शुरुआत समझो। चेन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। गिल्ड बॉस उसे भरोसा दिलाता है कि इस कमरे की कोई भी बात कभी बाहर नहीं जाएगी। बदले में वह सिर्फ इतना चाहता है कि भविष्य में जब भी चेन कोई सामान बेचना चाहे तो सबसे पहले उसके गिल्ड में आए। चेन मन ही मन सोचता है कि इस आदमी ने कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी स्थिति समझ ली, लेकिन फिर भी उसे ठगने की कोशिश नहीं की। उसे अब समझ आता है कि भविष्य में यही आदमी इतना बड़ा नाम क्यों बनने वाला है। आखिरकार चेन उसका हाथ मिलाता है और सोचता है कि अगर उसे डीमन लॉर्ड को हराना है तो ऐसे भरोसेमंद और ताकतवर साथियों की जरूरत पड़ेगी। कुछ ही देर बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और पूरे 15 लाख तुरंत चेन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। चेन के जाने के बाद गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि क्या उसे आने वाले टूर्नामेंट के लिए कोई वेपन उधार चाहिए, क्योंकि उसने अभी अपना वेपन गिरवी रख दिया है। उसके पास एस रैंक इक्विपमेंट तो नहीं है, लेकिन ए रैंक के कई हाई क्वालिटी वेपन्स मौजूद हैं। चेन मुस्कुराकर मना कर देता है। फिर वह बिना कुछ कहे अपनी दूसरी ग्रेट स्वॉर्ड समन कर लेता है जो उसे पहले मिली थी। यह देखकर गिल्ड के सभी लोग दंग रह जाते हैं। चेन वहां से चला जाता है और गिल्ड बॉस तुरंत पिंक हेयर्ड लड़की को सुपरवाइजर बना देता है, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें इतना बड़ा क्लाइंट मिला था। लेकिन बाहर निकलते ही चेन को याद आता है कि वह एक जरूरी चीज खरीदना भूल गया है, इसलिए वह वापस काउंटर की तरफ लौट जाता है। कुछ घंटे बाद चेन एक बस स्टॉप पर खड़ा होता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जब उसने ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया था। लोग उसे हमेशा बेकार समझते थे। वह दिन रात काम करता था सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। वह और उसकी बहन लगभग बेघर जैसी जिंदगी जीते थे। उसकी बहन यून का एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, लेकिन उसने खुद ही एडमिशन छोड़ दिया। उसने बहाना बनाया कि यूनिवर्सिटी उसके भाई से बहुत दूर है, जबकि असली वजह यह थी कि वह अपने भाई पर और ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी। वर्तमान में लौटकर चेन सोचता है कि यून अभी तक आई क्यों नहीं। वह इधर उधर देखने लगता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। यून उसे डांटते हुए कहती है कि एंट्रेंस की तरफ क्या देख रहा है, उसे तो एग्जिट पर इंतजार करना चाहिए था। वह अपना बड़ा सा सूटकेस खींचते हुए उसके पास आती है। यून हंसते हुए कहती है कि वे फिर से गरीब हो गए हैं, क्योंकि पूरा रेंट भरने में ही सारे पैसे खत्म हो गए। लेकिन चेन कुछ बोल ही नहीं पाता। 7 साल बाद वह अपनी बहन को दोबारा देख रहा था। यून उससे अपना सामान उठाने के लिए कहती है। जब चेन कोई जवाब नहीं देता तो वह उसके सामने हाथ हिलाकर पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया है। अचानक चेन दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेता है। यून पूरी तरह हैरान रह जाती है। कुछ ऑकवर्ड पल बीतने के बाद वह अपनी फेमस पोकिंग टेक्निक इस्तेमाल करके खुद को छुड़ाती है और चेन को डांटते हुए कहती है कि वह तो उसका दम ही घोंट देता। फिर मजाक में पूछती है कि कहीं उसकी क्रश ने उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। चेन बात टाल देता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। रास्ते
भर यून अपने एग्जाम्स की बातें करती रहती है। चेन बस मुस्कुराकर उसकी सारी बातें सुनता रहता है। मन ही मन वह खुद से वादा करता है कि इस बार वह अपनी बहन के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। उधर एक सुनसान गली में जियान और उसके कुछ गुंडे छिपकर इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें खबर मिल चुकी होती है कि चेन इसी रास्ते से गुजरेगा। जियान अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही चेन आए सब मिलकर उस पर हमला कर देना। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह खुद से कहता है कि आज वह चेन को उसकी बेइज्जती का मजा चखा कर रहेगा। एक गुंडा पूछता है कि अगर मामला ज्यादा बिगड़ गया तो क्या होगा। जियान कहता है कि पहले तो वह सिर्फ चेन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब चेन ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। वह अपने आदमियों से कहता है कि चेन को आधा जिंदा छोड़ देना, बाकी काम वह खुद करेगा। घमंड में वह खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लाउड असैसिन बताने लगता है और सोचकर ही खुश होने लगता है कि थोड़ी देर बाद चेन का क्या हाल होगा। उधर यून फिर चेन से पूछती है कि वह आजकल इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि शायद एग्जाम्स की वजह से वह परेशान है। फिर वह हंसते हुए कहती है कि उसके जैसा कमजोर लड़का इतनी चिंता न करे। यून उसे उसकी ही पुरानी बात याद दिलाती है। वह कहती है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और बाकी सब किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। चेन हैरान रह जाता है कि उसकी बहन ने उसके अंदर आए बदलाव को इतनी आसानी से महसूस कर लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि चेन अब अवेकन हो चुका है और अब गरीब भी नहीं रहा। जब चेन कॉन्फिडेंस से कहता है कि सब ठीक है तो यून मुस्कुराकर सोचती है कि शायद उसका भाई अब सचमुच बड़ा हो गया है। इसी बीच दूर खड़ा एक गुंडा जियान को बताता है कि चेन के साथ एक लड़की भी है। ये सुनते ही जियान और खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यह गली बिल्कुल सुनसान है और यहाँ कोई कैमरा भी नहीं है। लेकिन उसी समय चेन को अचानक कई लोगों की बुरी नीयत महसूस हो जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल के वही बदमाश उसका इंतजार कर रहे हैं। चेन अपनी जेब से सस्ते वाले एयरपॉड्स निकालता है और उन्हें यून के कानों में लगा देता है। वह कहता है कि उसने हाल ही में एक अच्छा गाना सुना है और चाहता है कि यून भी उसे सुने। यून थोड़ा हैरान होती है क्योंकि चेन कभी म्यूजिक नहीं सुनता था, फिर भी वह उसकी बात मान लेती है। इसके बाद चेन मुड़कर उन गुंडों की तरफ देखने लगता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है वैसे ही लड़ाई भी शुरू हो जाती है। सारे गुंडे एक साथ चेन पर टूट पड़ते हैं। चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास एक्टिवेट कर लेता है। उसे याद आता है कि 7 साल पहले उसने अपनी इकलौती फैमिली खो दी थी और आज जाकर वह फिर अपनी बहन से मिला है। गुस्से से उसका खून खौल उठता है। वह बिजली की तरह आगे बढ़ता है। पहले ही वार में वह एक गुंडे को इतनी जोरदार किक मारता है कि वह हवा में उड़ जाता है। बाकी सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। चेन लगातार 3 लोगों को एक एक पंच मारकर गिरा देता है। चौथे को वह घुटने के वार से खत्म कर देता है। एक और गुंडा हिम्मत करके हमला करता है। चेन उसका हाथ पकड़कर ऐसे तोड़ देता है जैसे सूखी लकड़ी हो। उसकी दर्द भरी चीख निकलती है, लेकिन उसी समय चेन का मुक्का सीधा उसकी नाक पर पड़ता है। जियान दूर खड़ा यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि चेन इतना ताकतवर कब बन गया। चेन लगातार सबको पीटते हुए उसकी तरफ बढ़ता रहता है। आखिरकार वह जियान के सामने पहुंच जाता है। जे खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वह सबसे ताकतवर क्लाउड असैसिन है और कभी हार नहीं सकता, लेकिन चेन एक जोरदार पंच मारकर उसकी सारी गलतफहमी दूर कर देता है। जियान हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। चेन यहीं नहीं रुकता, वह उसके ऊपर टूट पड़ता है और पंचेस की बारिश कर देता है। जियान के कई दांत टूटकर बाहर गिर जाते हैं। वह जमीन पर लुढ़कता हुआ दीवार से जा टकराता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसके सामने चेन खड़ा होता है। चेन नीचे झुककर उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे अपने से दूर रहने की वार्निंग दी थी। वह उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा भी समझ नहीं आती? जियान की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे अपने पैरों का भी एहसास नहीं होता। उसके शरीर की आधे से ज्यादा हड्डियां टूट चुकी होती हैं। अब उसे समझ आता है कि उसने गलत इंसान से दुश्मनी मोल ले ली। कांपती हुई आवाज में वह माफी मांगने लगता है, लेकिन चेन उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर डैगर रख देता है। जियान साफ देख लेता है चेन की आंखों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वह सचमुच उसे मार देगा। जियान सोचने लगता है कि आखिर चेन ने कैसी नर्क जैसी जिंदगी देखी होगी जिसने उसे इतना खतरनाक बना दिया। चेन ठंडी आवाज में कहता है कि उसकी बात हमेशा याद रखना। अगर अगली बार उन्होंने कोई बेवकूफी की तो वह उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर वह आखिरी वार्निंग देता है, अगर उनमें से कोई भी उसकी बहन के आसपास भी दिखाई दिया तो वह एक एक करके उनके हर करीबी इंसान को खत्म कर देगा। इतना कहकर चेन डैगर नीचे फेंक देता है और वापस यून के पास लौट आता है। तब तक गाना भी खत्म नहीं हुआ होता। सॉन्ग खत्म होते होते यून की आंखों से आंसू निकल आते हैं। गाने के दर्द भरे लिरिक्स सुनकर उसका दिल भर आता है। वह सोचने लगती है कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्या झेला है जिसने उसे इतना बदल दिया। उसे यह भी लगता है कि शायद वह पहले अपने भाई का ठीक से साथ नहीं दे पाई। वह उसे डांटने के लिए मुड़ती है, लेकिन अचानक उसकी नजर चेन के हाथ में पकड़े गिफ्ट पर पड़ती है। वह एक खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड होलोग्रामिक मैजिक पेन होता है। यही पेन यून का सबसे बड़ा सपना था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये पेन उनकी पूरे महीने की रेंट से भी ज्यादा महंगा था। उसकी खुशी देखकर चेन का दिल भर आता है। यून उसे लौटाना भी चाहती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं मानता। चेन चुपचाप अपनी मुट्ठी भींचकर कसम खाता है कि इस बार वह अपनी बहन की मुस्कान कभी नहीं छीनने देगा और उसे उसके ड्रीम स्कूल तक जरूर पहुंचाएगा। घर लौटने के बाद यून घंटों तक उस मैजिक पेन से हवा में होलोग्राफिक ड्राइंग्स बनाती रहती है। चेन चुपचाप उसकी बनाई हुई रामेन खाता है और मुस्कुराता है। वह खुश है कि यून को उसका गिफ्ट पसंद आया, लेकिन यून अभी भी चिंता करती है। वह पूछती है कि जब अगले महीने का रेंट तक नहीं है तब उसने इतना महंगा गिफ्ट क्यों खरीदा। चेन मुस्कुराकर बताता है कि पूरे 1 साल का रेंट पहले ही भर दिया गया है। वह झूठ बोलता है कि उसने एक दोस्त के साथ छोटा सा बिजनेस शुरू किया है और वही बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यून उसे
शक भरी नजरों से देखती है। उसे उसकी बिजनेस वाली कहानी पर जरा भी विश्वास नहीं होता, फिर भी वह उससे ज्यादा सवाल नहीं करती। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसका बड़ा भाई इतनी खुलकर कब हंसा था। वह प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और सिर्फ एक बात कहती है, जो भी कर रहे हो बस अपना ध्यान रखना, खुद को ज्यादा मत थकाना। उधर एक शांत एक्वेरियम में गोंगटिंग अपनी कजन को एक चौंकाने वाली खबर देता है। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि जियान की हालत बेहद गंभीर है। उसके शरीर की आधे से ज्यादा हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी हैं कि उनका पूरी तरह ठीक होना लगभग नामुमकिन है। गोंगटिंग मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान चैन से लड़ने चला जाएगा, लेकिन लड़ाई के बाद उसकी हालत देखकर वह भी हैरान रह गया। उसकी कजन ठंडे स्वर में कहती है कि उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि अब उनकी टीम में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट कम हो जाएगा। लेकिन गोंगटिंग बिना किसी भावना के जवाब देता है कि उसके बिना टीम और बेहतर परफॉर्म करेगी। उसके लिए जियान सिर्फ एक बोझ था। उसी समय उनका अंकल और एकेडमी का डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट गोंग युआन अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आता है। रैंकिंग सेरेमनी में हुई सारी घटनाओं की जांच पूरी हो चुकी थी। रिपोर्ट साफ बताती है कि चेन की असली ताकत स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग से भी ज्यादा है। ये सच सुनकर अब तक का सबसे ताकतवर स्टूडेंट पहली बार सचमुच चौंक जाता है। डायरेक्टर फिर गोंगटिंग को गंभीर सलाह देता है। वह बताता है कि उसके पिता ने खुद अलायंस के एक वाइस चेयरमैन से उसके ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने की व्यवस्था की है, इसलिए उसे हर हाल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। अगर किसी कारण से वह ऐसा नहीं कर पाया तो डायरेक्टर एक दूसरा रास्ता भी सुझाता है। वह कहता है कि उसकी सबसे प्यारी भतीजी यानी हरे बालों वाली लड़की उनकी टीम को फर्स्ट प्लेस दिलाने में मदद कर सकती है। लेकिन गोंगटिंग बिना एक पल गंवाए इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है कि असेसमेंट के दौरान उसने अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं थी। उसे पूरा भरोसा है कि वह अकेले ही पूरी एकेडमी पर राज करेगा। उधर एकेडमी डॉर्म में चेन अपनी रोज की एक 100 मीटर वेटेड रन पूरी करने के बाद नहाता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर है, आने वाले ग्रेजुएशन एग्जाम का 1 मिलियन का प्राइज जीतना। वही पैसा उसे माइथिल गिल्ड के बॉस चिंग जी से किया हुआ वादा पूरा करने और उनके साथ लंबे समय का व्यापारिक रिश्ता बनाने में मदद करेगा। एग्जाम में अब केवल कुछ ही हफ्ते बचे हैं। रात को वह आराम करने के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग जारी रखने के लिए सोता है। जैसे ही वह सोता है उसकी चेतना फिर से डीमन किंग लान यू के विशाल वॉइड टावर के सामने पहुंच जाती है। चेन बिना डरे लंबी सीढ़ियां चढ़कर टावर के अंदर जाता है। उसे याद आता है कि ग्रेवहाउंड किंग क्लास के साथ उसकी ताकत लगभग मिड सी रैंक के बराबर थी, जबकि एबिसल फाइंड क्लास इतनी शक्तिशाली थी कि असेसमेंट सिस्टम तक ओवरलोड हो गया था। इसलिए अब वह अपनी बाकी क्लासेस की असली ताकत सीधे बैटल के जरिए परखना चाहता है। जैसे ही वह वॉइड टावर खोलकर अंदर कदम रखता है उसके सामने एक अजीब डिमेंशन खुल जाता है। वह खुद को अंतरिक्ष में तैरते हुए एक विशाल सफेद ग्रह पर खड़ा पाता है, लेकिन पहला कदम रखते ही वह एक घुटने पर गिर जाता है। इस जगह की ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा थी। उसके शरीर की हर हड्डी पर असहनीय दबाव पड़ रहा था। चेन पीछे मुड़कर देखता है तो टावर का एंट्रेंस गायब हो चुका होता है। वह तुरंत समझ जाता है कि बाहर निकलने का एक ही तरीका है, फ्लोर बॉस को हराना। लेकिन इससे पहले कि वह ग्रेविटी के अनुसार खुद को ढाल पाए, एक फैंटम लायन उसका शिकार बनाने के लिए सामने आ जाता है। मजबूरी में चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास एक्टिवेट करता है। लायन तेजी से उस पर झपटता है। चेन किसी तरह बचते हुए उसके कंधे पर वार करता है, लेकिन वह हमला किसी वाइटल पॉइंट पर नहीं लगता। उसे एहसास होता है कि बढ़ी हुई ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत कम हो गई हैं। फैंटम लायन उसे आसानी से जमीन पर दबोच लेता है और उसके हाथ को काटने लगता है। उसी समय चेन अपनी क्लास बदलकर अबिसल फींड कर देता है। इस क्लास से उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ और स्टैमिना कई गुना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात, राक्षसा की ग्रेविटी मैनिपुलेशन एबिलिटी इस प्लेनेट पर बेहद असरदार साबित होती है। 10G ग्रेविटी पर उसकी ग्रेविटी एबिलिटी 3 गुना ज्यादा प्रभाव डालती है। अगले ही पल चेन पूरी ताकत से फैंटम लायन को जमीन में दबा देता है और उसे कुचल कर मार डालता है। लड़ाई खत्म होने के बाद चेन थककर जमीन पर लेट जाता है। तभी ग्लटनी सिस्टम उसे लेवल अप का नोटिफिकेशन देता है। इसके साथ उसे पता चलता है कि हर क्लास की अपनी एक स्टार रेटिंग होती है। जितने ज्यादा स्टार्स क्लास बदलने पर स्टार्ट बूस्ट उतना ही ज्यादा। उसकी सभी क्लासेस में परगेटोरी राक्षसा की स्टार रेटिंग सबसे ऊंची है। फिर भी उसी क्लास में उसे एक बी रैंक फैंटम लायन से लड़ने में अपनी जान बचानी पड़ी। इससे चेन समझ जाता है कि ट्रिपल एस रैंक पोटेंशियल तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कुछ देर बाद उसे गुस्सा आता है क्योंकि ग्लटनी सिस्टम उसे फैंटम लायन को डिवॉर करने का ऑप्शन ही नहीं देता। तभी उसके पीछे एक विशाल दरवाजा खुलता है। अंधेरे के अंदर से दर्जनों चमकती हुई आंखें उसे घूरने लगती हैं। अगले ही पल अनगिनत बी रैंक मॉन्स्टर्स उस दरवाजे से बाहर निकल आते हैं और चारों तरफ से उस पर टूट पड़ते हैं। राक्षस की चेतावनी अब पूरी तरह सच साबित हो रही थी। उसने पहले ही कहा था कि इस टावर के अंदर केवल दर्द, संघर्ष और लगातार लड़ाइयां ही उसका इंतजार कर रही हैं। चेन पूरी रात उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए बुरी तरह घायल होता रहता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वह अपने डॉर्म रूम में वापस आ चुका होता है। बाकी रूममेट्स आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन चेन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सचमुच उसका शरीर मॉन्स्टर्स द्वारा चीर दिया गया हो। अब उसे समझ आ जाता है कि परगेटरी का वॉइड टावर कोई आसान लेवलिंग शॉर्टकट नहीं है। ये सिर्फ एक बेहद लंबी और दर्दनाक यात्रा की शुरुआत है। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार ग्रेजुएशन एग्जाम का दिन आ जाता है। एकेडमी में कई वीआईपी गेस्ट नए अवेकनर्स को देखने आए होते हैं। इस बार टीम बनाने के लिए नया नियम रखा गया था कि हर टीम में कम से कम एक हाई रैंक स्टूडेंट होना जरूरी होगा। टीम फॉर्मेशन शुरू होते ही सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की रैंक देख सकते थे। सबको उनकी रैंक के अनुसार सबसे ऊपर से सबसे नीचे
तक खड़ा किया जाता है। लेकिन मा लॉन्ग अचानक हैरान रह जाता है। चेन का नाम पूरी लिस्ट में सबसे नीचे था। चेन खुद भी यह देखकर चौंक जाता है। बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि पिछली असेसमेंट में मिला हाई रैंक सिर्फ मशीन एरर था। फिर भी वे जानते थे कि उसकी असली ताकत झूठ नहीं थी और अगर वह किसी टीम में शामिल हो जाए तो उनका स्कोर काफी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ गोंगटिंग चुपचाप खड़ा रहता है, जबकि लोग यह चर्चा करने लगते हैं कि चेन को अब प्रेसिडेंट का ऑफर ठुकराने का पछतावा हो रहा होगा। असल में यह पूरी साजिश डायरेक्टर गोंगशुन की थी। उसने जानबूझकर चेन का रैंक सबसे नीचे रखवाया था ताकि कोई भी उसे अपनी टीम में शामिल न करे। अगर चेन क्वालिफिकेशन ही नहीं कर पाएगा तो वह गोंगटिंग की टीम से मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पूरी क्लास गोंगटिंग से उसकी टीम में जगह मांग रही थी, लेकिन वह सबको मना कर देता है क्योंकि उसकी टीम में सिर्फ एक जगह खाली थी। वर्तमान में लौटने पर लगभग सभी स्टूडेंट्स अपनी टीम बना चुके होते हैं। सिर्फ चेन के डॉर्म के 4 लड़के अकेले रह जाते हैं। मा लॉन्ग दुखी होकर बताता है कि उन्होंने हर किसी से बात की, लेकिन कोई भी उनके साथ टीम बनाना नहीं चाहता। 4 मेंबर्स होने की वजह से वे ग्रेजुएशन एग्जाम में हिस्सा ही नहीं ले सकते। उसे यह भी लगता है कि चेन का रैंक जानबूझकर सबसे नीचे रखा गया है ताकि वे टेस्ट में शामिल ही ना हो पाए। ग्रेजुएशन एग्जाम ही वह मौका था जहां स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखाकर बड़े गिल्ड्स में रिक्रूट हो सकते थे। फाइनल टेस्ट में जितने ज्यादा मेंबर्स होते उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर्स आते, इसलिए कमजोर स्टूडेंट्स को साथ लेना किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि 3 सबसे कम रैंक वाले स्टूडेंट्स एक ही डॉर्म से थे। तभी एक स्टूडेंट शांगजुओ को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन शांगजुओ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपने रूममेट्स को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये सुनकर बाकी ग्रुप गुस्से में चला जाता है। लॉन्ग स्टूडेंट लिस्ट देखकर बताता है कि लगभग सभी टीम्स पूरी हो चुकी हैं। उन्हें सिर्फ एक मेंबर की जरूरत है, लेकिन कोई भी उनके साथ आना नहीं चाहता। चेन दूर खड़े डायरेक्टर को देखता है और नोटिस करता है कि उसका सरनेम भी गोंगटिंग जैसा ही है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब उसी की चाल है। फिर भी चेन हार नहीं मानता। वह घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस टूर्नामेंट में जरूर हिस्सा लेगा। इतना कहकर वह अपनी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। उसकी अचानक बढ़ती हुई पावर देखकर ऑफिशियल्स भी चौंक जाते हैं। उसके डॉर्ममेट समझ ही नहीं पाते कि वह क्या करने वाला है। चेन को एकेडमी की एक पुरानी परंपरा याद आती है। यहाँ कोई भी स्टूडेंट किसी को भी कभी भी चैलेंज कर सकता है। ये सिर्फ शो ऑफ नहीं बल्कि अपनी ताकत साबित करने का तरीका माना जाता है। चेन जानता है कि अगर उसने गोंगटिंग को चैलेंज करके हरा दिया तो हर कोई खुद उसके साथ टीम बनाना चाहे। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे पर एक लड़की दिखाई देती है। वह चेन से पूछती है कि क्या उसकी टीम में अभी भी एक जगह खाली है। वह कहती है कि वह भी इस साल ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वह अपना परिचय देते हुए बताती है कि वह मिडिल स्कूल में ही डी रैंक पहुंच चुकी थी और चेन को निराश नहीं करेगी। चेन के डॉर्मेट्स खुशी से पागल हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी खूबसूरत लड़की चेन की टीम ज्वाइन करने क्यों आई है। गोंगटिंग, जियान और डायरेक्टर तीनों हैरान रह जाते हैं। स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि सेंट किंगडम से आई एक्सचेंज स्टूडेंट आखिर सबसे नीचे रैंक वाली टीम में क्यों जाना चाहती है। डायरेक्टर तुरंत विरोध करता है। वह कहता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। लिंग ने कभी एकेडमी का ऑफिशियल रैंक टेस्ट भी नहीं दिया, इसलिए रूल्स के अनुसार उसे पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं मिल सकती। तभी अचानक प्रिंसिपल वहां पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर उन्हें देखकर लगभग घबरा जाता है। प्रिंसिपल शांत स्वर में कहते हैं कि डायरेक्टर की बात बिल्कुल सही है। फिर वह लिंग से पूछते हैं कि आखिर वह ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा लेना ही क्यों चाहती है, जबकि वह यहाँ कुछ समय के लिए ही आई है। दूसरी तरफ चेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक वॉरियर क्लास होने के बावजूद प्रिंसिपल इतनी तेजी से उसके सामने कैसे पहुंच गए। प्रिंसिपल समझाते हैं कि अगर लिंग इस टेस्ट में शामिल होती है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ यह अन्याय होगा। लिंग मुस्कुराकर उनकी बात मानने का नाटक करती है। चेन के माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि वह इन दोनों की रैंक तक नहीं देख पा रहा था। इससे उसे समझ आ जाता है कि उनकी ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। उधर डायरेक्टर आखिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। वह प्रिंसिपल का समर्थन करते हुए कहता है कि कोई भी स्कूल बिना रूल्स के नहीं चल सकता। प्रिंसिपल शांत स्वर में जवाब देते हैं कि इस स्कूल का असली उद्देश्य सिर्फ रूल्स का पालन करवाना नहीं है, बल्कि अवेकनर्स को ऐसा माहौल देना है जहां वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें और जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। वह आगे कहते हैं कि ग्रेजुएशन टेस्ट भले ही एक पुरानी परंपरा हो, लेकिन यह किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मौका होता है। अगर अचानक रूल्स बदल दिए जाए और कोई योग्य स्टूडेंट इस टेस्ट में हिस्सा ही न ले पाए तो उस स्टूडेंट के भविष्य की भरपाई स्कूल कैसे करेगा। प्रिंसिपल की बातें सुनकर डायरेक्टर के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी सारी चाल प्रिंसिपल के सामने खुल चुकी है। वह मन ही मन सोचता है कि क्या प्रिंसिपल सचमुच सिर्फ चेन की मदद करने के लिए यह सब कह रहे हैं। आखिरकार डायरेक्टर समझ जाता है कि अब ज्यादा बहस करना ठीक नहीं होगा। वह चुपचाप पीछे हटने का फैसला कर लेता है। फिर खुद को दिलासा देते हुए सोचता है कि एकेडमी के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स पहले ही गोंगटिंग की टीम में शामिल हो चुके हैं, इसलिए चाहे चेन किसी तरह टेस्ट में शामिल भी हो जाए। ग्रेजुएशन टेस्ट की तैयारी के दौरान डायरेक्टर प्रिंसिपल के सामने झुककर माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि नए रूल्स की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खोना पड़ सकता है। इसलिए वह तुरंत नया फैसला सुनाता है कि अब लोअर रैंक टीम्स और 5 से कम मेंबर्स वाली टीम्स भी ग्रेजुएशन टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगी, ताकि सभी के साथ बराबरी का व्यवहार हो। ये सुनते ही चेन और उसके तीनों डॉर्ममेट खुशी से अपनी टीम बना लेते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि अब वे भी ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे।
पीछे बैठे प्रिंसिपल मुस्कुराकर लिंग से पूछते हैं कि आखिर उसे चेन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। उनकी नजर में अब मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला था। एक तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स की टीम लेकर खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ चेन सबसे कमजोर 3 स्टूडेंट्स के साथ अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था। प्रिंसिपल उत्सुक थे कि दोनों टीम्स कौन सी डेविल केव चुनेंगी और आखिर में कितने पॉइंट्स हासिल करेंगी। कुछ ही देर बाद ऑफिशियल घोषणा करता है कि सभी टीम कैप्टन्स अब अपनी पसंद की डेविल केव चुन सकते हैं। तभी उसके टैबलेट पर नोटिफिकेशन आता है कि एक कैप्टन ने पहले ही अपनी चॉइस कर दी है। जैसे ही सब लोग स्क्रीन देखते हैं, पूरा हॉल हैरान रह जाता है। चेन ने सीधे डी रैंक डेविल केव चुन ली थी। उसके डॉर्ममेट्स घबरा जाते हैं और उससे फैसला बदलने की गुहार लगाते हैं, लेकिन चेन बिना कुछ बोले स्क्रीन को देखता रहता है। ग्रेजुएशन टेस्ट का नियम ये था कि हर टीम किसी डेविल केव में जाकर मॉन्स्टर्स को हराकर पॉइंट्स कमाती है। बॉस मॉन्स्टर को हराने, डंजन जल्दी पूरा करने और डंजन की डिफिकल्टी के आधार पर अलग अलग पॉइंट्स मिलते थे। एफ रैंक डंजन से अधिकतम 75 पॉइंट, जबकि ई रैंक डंजन से अधिकतम 100 पॉइंट्स मिल सकते थे। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम को सीधे इंपीरियल गिल्ड रिक्रूट करती थी और टॉप प्लेयर को 1 मिलियन का प्राइज मिलता था। स्टूडेंट्स आपस में चर्चा करने लगते हैं कि एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा 90 पॉइंट्स का रिकॉर्ड था, जिसे इंपीरियल गिल्ड के वर्तमान लीडर ने बनाया था। एक ई रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए भी कम से कम 3 मजबूत डी रैंक फाइटर्स चाहिए होते थे। इसलिए सभी को लगता था कि इस बार गोंगटिंग की टीम शायद नया रिकॉर्ड बना देगी। इसी बीच फिर नोटिफिकेशन आता है। इस बार गोंगटिंग भी वही डी रैंक डेविल केव चुन लेता है। उसके टीम मेंबर्स बिना कोई सवाल किए उसकी चॉइस एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी टीम ऑफिशियली क्वालिफाइड हो जाती है। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। एक लड़की चेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह सिर्फ अटेंशन पाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि उसके कमजोर टीममेट्स कभी इस डिसीजन से सहमत नहीं होंगे और उनकी टीम बनने से पहले ही टूट जाएगी। लेकिन माँ लॉन्ग ध्यान से चेन का चेहरा देखता है और समझ जाता है कि चेन मजाक नहीं कर रहा। उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त सचमुच बदल चुका है। आखिरकार वह चेन पर भरोसा करने का फैसला करता है और कंफर्म बटन दबा देता है। उसके बाद शान यू भी कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वह भी कंफर्म कर देता है। आखिर में डॉम किंग भी मजबूरी में बटन दबा देता है। इस तरह उनकी पूरी टीम भी ऑफिशियली ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाती है। चेन अपने साथियों की तरफ देखकर माफी मांगता है। वह बताता है कि उसने डी रैंक डंजन इसलिए चुना क्योंकि वह इस बार टॉप स्कोरर बनना चाहता है। उसे पता है कि वह अपने सपने में सबको साथ घसीट रहा है, लेकिन वह वादा करता है कि वे सब मिलकर सबसे ऊपर पहुंचेंगे। उसकी बात सुनकर गोंगटिंग अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है कि फर्स्ट प्लेस सिर्फ उसी का होगा। चैन उसकी तरफ मुड़कर देखता है। गोंगटिंग अपनी दबाव भरी ऑरा छोड़ते हुए कहता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही सबसे ताकतवर स्टूडेंट हो सकता है। यह देखकर लिंग भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने पहली बार गोंगटिंग को इतना भावुक होते देखा था। अब दोनों के बीच की राइवलरी खुलकर सामने आ चुकी थी। प्रिंसिपल गर्व से दोनों स्टूडेंट्स को देखते हैं, लेकिन लिंग परेशान थी। वह जानती थी कि डी रैंक डंजन इतना कठिन है कि एक अकेला सी रैंक अवेकनर्स भी उसे क्लियर नहीं कर सकता। भले ही डी रैंक डंजन से 150 पॉइंट्स मिल सकते हो, लेकिन उसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। ऊपर से चेन के तीनों टीममेट्स भी इतने मजबूत नहीं थे। प्रिंसिपल कहते हैं कि एग्जाम में अब सिर्फ 1 महीना बचा है और इतने कम समय में इतना इम्प्रूवमेंट करना लगभग असंभव है। फिर भी वे उम्मीद नहीं छोड़ते। 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पर सभी स्टूडेंट्स थक कर जमीन पर पड़े होते हैं। माँ लॉन्ग शिकायत करता है कि जब बाकी स्टूडेंट्स सिमुलेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब चेन उन्हें इतनी कठिन फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करवा रहा है। चेन समझाता है कि सिमुलेशन किसी काम की नहीं होती। जब कोई पहली बार डेविल केव में जाता है तो डर के कारण उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट्स ही उसकी जान बचाती है। इसलिए वह सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस बढ़ाना चाहता है। उसके अनुसार सबसे अच्छी ट्रेनिंग असली डंजन में जाकर लड़ना है, लेकिन आम स्टूडेंट्स को ऐसी सुविधा कभी नहीं मिलती। सिर्फ एलीट फैमिलीज के स्टूडेंट्स को ही यह मौका मिलता है और वे हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉमनर्स कभी उनके बराबर न पहुंच सकें। डॉर्म किंग पूछता है कि फिर आम स्टूडेंट्स क्या करें। चेन जवाब देता है कि अगर वे इंपीरियल गिल्ड तक पहुंच जाएं तो पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एक ऐसा मौका है जहां कोई भी एलीट स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए चेन कसम खाता है कि वह अपना सपना हर हाल में पूरा करेगा और वे सब मिलकर जीतेंगे। धीरे धीरे एग्जाम में सिर्फ आधा महीना बचता है। चेन हर रात वॉइड टावर के अंदर ट्रेनिंग करता रहता है। फैंटम लायंस को हराना अभी भी बेहद कठिन था, लेकिन वह हर बार पिटने के बाद भी हार नहीं मानता। एग्जाम से 5 दिन पहले उसके रूममेट्स भी जी जान लगाकर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन चेन की ट्रेनिंग उनसे कई गुना कठिन थी। उसकी मेहनत किसी नरक जैसी थी। एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले भी गोंगटिंग लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन चेन उससे भी तेजी से स्ट्रॉन्ग बन रहा था। अब वह 10G ग्रेविटी के नीचे पूरे फैंटम लायन पैक से लड़ने लगा था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस था। आखिरकार ग्रेजुएशन एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी पार्टिसिपेंट्स को गाइड करने के लिए छोटे ड्रोन्स उनके साथ उड़ रहे होते हैं। चेन और उसके रूममेट्स एक जैसी ड्रेस पहनकर एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। सभी स्टूडेंट्स रिस्ट बैंड्स पहनते हैं और एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। इसी दौरान एकेडमी प्रिंसिपल गोंगलिन
गोंगलिन का स्वागत करते हैं। गोंगलिन गोंगटिंग का पिता और इंपीरियल गिल्ड का को फाउंडर था। स्टूडेंट्स उसे देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब एक शानदार व्हाइट लिमोजीन वहां आकर रुकती है। उसमें से लाल बालों वाला एक शख्स उतरता है जिसका नाम कार्ल कैवेंडिश था। वह वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस चेयरमैन था। इतनी बड़ी हस्ती को देखकर पूरा स्कूल उत्साह से भर जाता है। वीआईपी रूम में डायरेक्टर मेहमानों को जानकारी देता है कि इस बार कुल 23 टीम्स ने एफ रैंक डीमन लेयर्स चुनी है, कुछ टीम्स ने ई रैंक लेयर्स चुनी है और सिर्फ 2 टीम्स ने डी रैंक लेयर का चुनाव किया है। अलायंस सेक्रेटरी यह सुनकर हैरान हो जाती है। उसके अनुसार आमतौर पर डी रैंक पार्टी भी डी रैंक लेयर में जाने से पहले महीनों तैयारी करती है। वह पूछती है कि क्या एकेडमी ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में सोचा भी है। डायरेक्टर शांत होकर जवाब देता है कि सभी स्टूडेंट्स को पहले ही साफ बता दिया गया था कि बिना असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के एफ रैंक मॉन्स्टर्स भी बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन असली खतरा हमेशा बॉस मॉन्स्टर होता है, जिसकी ताकत बाकी मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा होती है। दूसरी तरफ ई रैंक लेयर में तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी लगभग एफ रैंक बॉस जितना ताकतवर होता है। यही सच्चाई स्टूडेंट्स को अक्सर अपनी पहली असली लड़ाई में समझ आती है। अलायंस सेक्रेटरी फिर पूछती है कि अगर किसी स्टूडेंट की जान खतरे में पड़ जाए तो क्या होगा। डायरेक्टर बताता है कि हर डीमन लेयर के बाहर इंपीरियल गिल्ड का एक वॉरियर मौजूद रहेगा। इसके अलावा हर स्टूडेंट के रिस्ट बैंड में इमरजेंसी टेलीपोर्ट फंक्शन है। अगर कोई स्टूडेंट हार मान ले या उसकी जान सचमुच खतरे में हो तो रिस्ट बैंड तुरंत उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। फिर भी अलायंस सेक्रेटरी को यकीन नहीं होता कि एकेडमी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डी रैंक लेयर में टिक भी सके। वह मन ही मन सोचती है कि वे टीम्स आखिर कितनी देर तक टिक पाएंगी। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है कि वे ई रैंक ट्रबल मेकर्स शायद कुछ ही मिनटों में रोते हुए बाहर भाग आएंगे। दूसरी तरफ चेन की टीम डी रैंक डंजन में प्रवेश करती है। चारों तरफ बर्फ से ढके विशाल पेड़ और डरावना माहौल था। उसके तीनों रूममेट्स सामने दिखाई देने वाले अजीब मॉन्स्टर्स को देखकर डर जाते हैं। वे मॉन्स्टर्स चमगादड़ और बंदर के मिश्रण जैसे दिखाई देते थे। चेन तुरंत सबको वार्निंग देता है कि ये गोस्ट मंकी बैट्स पल भर में अपने टारगेट पर हमला कर देते हैं, इसलिए सबको हमेशा सतर्क रहना होगा। अचानक गोस्ट मंकी बैट्स का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ता है। हैरानी की बात यह होती है कि चेन की ट्रेनिंग की वजह से उसके तीनों रूममेट्स किसी तरह उनके तेज हमलों से बच जाते हैं। वे खुशी मना ही रहे होते हैं कि उनकी नजर चेन पर पड़ती है। वह हाथ में लाइटनिंग स्वॉर्ड लिए बिल्कुल शांत खड़ा था, जबकि उसके पैरों के पास कई घोस्ट मंकी बैट्स पहले ही मरे पड़े थे। चेन अपने साथियों को आदेश देता है कि वे फिलहाल सिर्फ अपनी जान बचाने पर ध्यान दें, बाकी मॉन्स्टर्स वह खुद संभाल लेगा। तभी एक और गोस्ट मंकी बैट बिजली जैसी स्पीड से उनकी तरफ आता है। इस बार भी वे किसी तरह बच जाते हैं। तभी श्यांग झो को एहसास होता है कि चेन उन्हें इतने दिनों से रिफ्लेक्सेस और एक्सप्लोसिव स्पीड की ट्रेनिंग क्यों करवा रहा था। वही ट्रेनिंग आज उनकी जान बचा रही थी। डॉर्म किंग दांत भींचकर सोचता है कि वह खुद को हमेशा डॉर्म किंग कहता रहा, लेकिन आज उसे अपनी जान बचाने के लिए उसी रूममेट पर निर्भर होना पड़ रहा है जिसे वह कभी कमजोर समझता था। उधर चेन अकेले ही बाकी घोस्ट मंकी बैट्स पर टूट पड़ता है। मॉन्स्टर्स लगातार उस पर झपटते हैं, लेकिन वह अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से एक एक करके सबको पल भर में काट गिराता जाता है। डॉर्म किंग मन ही मन सोचता है कि उसने हमेशा मालोंग से चेन की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से उसे लड़ते हुए देखा है। उसकी नजर में चेन अब किसी साधारण ग्रेजुएट स्टूडेंट जैसा नहीं, बल्कि कई युद्ध लड़ चुका एक अनुभवी सोल्जर लगता है। लेकिन जैसे जैसे चेन अकेले मॉन्स्टर्स का सफाया करता जाता है, डॉर्म किंग के मन में उसकी बढ़ती हुई रेपुटेशन को लेकर जलन भी पैदा होने लगती है। उसी समय अचानक एक और गोस्ट मंकी बैट पीछे से टीम पर हमला कर देता है। डॉर्म किंग किसी तरह उसका हमला रोक लेता है। वह अपने जलते हुए हाथों से मॉन्स्टर का पैर पकड़ लेता है और अपने साथियों पर चिल्लाता है कि वे बोझ बनकर खड़े रहना बंद करें। ग्रेजुएशन सिर्फ चेन की नहीं बल्कि उन सबकी भी है। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों हैरान रह जाते हैं। पहली बार वे डॉर्म किंग के अंदर इतनी जबरदस्त हिम्मत और जिम्मेदारी देखते हैं। उसकी बात से प्रेरित होकर श्यांग झो अपनी फ्लोरा चंड वाइन लॉक स्किल इस्तेमाल करता है और घोस्ट मंकी बैट को बेलों में जकड़ देता है, लेकिन मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड में बेलें तोड़कर बाहर निकल आता है और जुओ को लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद मालोंग अपनी क्लाउड चांट फ्रॉस्ट बाइट ब्रीज चलाता है, जिससे मॉन्स्टर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तब वे तीनों फैसला करते हैं कि अकेले लड़ने के बजाय मिलकर हमला करेंगे। तीनों मिलकर मॉन्स्टर को कुछ सेकंड के लिए रोक लेते हैं और डॉर्म किंग को मौका देते हैं। वह अपनी न्यूक्लियर बर्स्ट फ्लेम बुलेट चलाता है। हमला सीधा लगता है, लेकिन मॉन्स्टर को मुश्किल से कुछ बाल जलने जितना ही नुकसान होता है। वह लगातार कई फ्लेम बुलेट्स चलाता है, फिर भी मॉन्स्टर गिरता नहीं। शान यू और लॉन्ग भी अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके होते हैं। आखिरकार डॉर्म किंग तय करता है कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। वह अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके कन्वर्ज्ड बर्स्ट फ्लेम बुलेट छोड़ता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। धुआं छोड़ने के बाद मॉन्स्टर का सिर्फ जला हुआ स्केलेटन बचा होता है। ड्रोन घोषणा करता है कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक डी क्लास गोस्ट मंकी बैट को मार गिराया है। तीनों दोस्त थककर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्होंने पहली बार अपने दम पर डी रैंक मॉन्स्टर को हराया था। चेन उनके पास आता है। तीनों उत्साहित होकर पूछते हैं कि क्या उसने उनकी लड़ाई देखी। मॉन्स्टर के मरने के बाद सिर्फ उसकी एक उंगली की हड्डी लूट के रूप में बचती है। सांगजो हंसते हुए दिखावा करता है कि यह मॉन्स्टर तो उनके लिए बहुत आसान था। चेन मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता है। तभी ड्रोन घोषणा करता है कि डेविल केव के सभी
सामान्य मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं। वीआईपी रूम में यह लाइव फीड देखकर डायरेक्टर गोंग का दिमाग घूम जाता है। जिन स्टूडेंट्स के पास कभी असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस तक नहीं था, उन्होंने डी रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया था। बाकी स्टाफ चुपचाप यह सब देखता रहता है। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन कार्ल कैवेंडिश का असिस्टेंट चेन की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। उसे चेन की ऑरा अपने किसी पुराने दोस्त की याद दिलाती है। कार्ल कैवेंडिश भी पहली बार चेन का नाम सुनकर उसे याद रखने का फैसला करता है। ये देखकर गोंग टिंग के पिता और डायरेक्टर दोनों अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं। डायरेक्टर तुरंत सबका ध्यान दूसरी डी रैंक केव में मौजूद स्टूडेंट काउंसिल टीम की तरफ मोड़ देता है। वह बताता है कि गोंग टिंग की टीम डंजन के बीच तक पहुंच चुकी है। चेयरमैन का असिस्टेंट उनकी शानदार टीम वर्क की तारीफ करता है और कहता है कि उनकी कोऑर्डिनेशन किसी प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम जैसी है। ये सुनकर कार्ल मुस्कुरा देता है और कहता है कि इस साल एकेडमी के ग्रेजुएट्स पहले से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली लग रहे हैं। डायरेक्टर मन ही मन सोचता है कि असली तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ डी रैंक टॉक्सिक वाइन केवर में गोंग टिंग की टीम चारों तरफ से निकलने वाले मायस्मा पॉइजन मशरूम मॉन्स्टर्स का सामना कर रही। टीम की गिटारिस्ट अपना एलेगी ऑफ डीके बजाती है, जबकि स्टार मेज अपनी स्टार अट्रैक्शन एबिलिटी से सभी मॉन्स्टर्स को एक जगह खींच लेता है। फिर वह कैप्टन को हमला करने का संकेत देता है। गोंग टिंग अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और एक ही वार में ब्लेजिंग स्काई सिवर स्किल से सारे मशरूम मॉन्स्टर्स को चीर देता है। उसके टीममेट्स बताते हैं कि ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिनके खिलाफ वे पहले भी सीक्रेट ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसलिए उन्हें लड़ाई में कोई मुश्किल नहीं हो रही। वे पहले से जानते थे कि एकेडमी ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए ऐसे डंजन्स चुनेगी जिनकी तैयारी उन्हें पहले से करवाई गई होगी। इसी भरोसे के साथ वे पहले से ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। उधर चेन की टीम आखिरकार क्लाउड फॉरेस्ट के फाइनल एरिया तक पहुंच जाती है। वे सभी हैरान हैं कि वे अब तक जिंदा कैसे बचे हुए हैं। उनके सामने एक विशाल बर्फीले मैदान के बीच गोस्ट एप बैठा आराम से खाना खा रहा था। उसे देखते ही डॉर्म किंग के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे लगता है कि उस मॉन्स्टर का एक थप्पड़ ही उसे सीधा मौत के घाट उतार देगा। जैसे ही गोस्ट एप की नजर टीम के सबसे कमजोर मेंबर मा लॉन्ग पर पड़ती है, लॉन्ग डर के मारे चीख उठता है। उसकी चीख सुनते ही गोस्ट एप विशाल छलांग लगाकर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन चेन बिना किसी डर के सीधे मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। वह हवा में छलांग लगाकर घोस्ट एप के चेहरे पर जबरदस्त किक मारता है और लगातार कई घूंसे बरसाता है। कुछ ही सेकंड में वे पूरे मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसकी यह क्रूर ताकत देखकर उसके टीममेट्स दंग रह जाते हैं, लेकिन चेन खुश नहीं होता। उसे गुस्सा आता है कि डी रैंक मॉन्स्टर्स से भी उसे अब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। लूट भी बेहद खराब था। इसी बीच उसके दोस्त खुशी से चिल्लाते हैं कि उन्हें एक हॉलो ट्री के अंदर जायंट माना स्टोन्स मिले हैं। गोस्ट एप उन्हें वहीं जमा करके रखता था। तीनों दोस्त लालच में आकर तुरंत माना स्टोन्स उठाने दौड़ पड़ते हैं। चेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेकंड देर हो जाती है। जैसे ही वे माना स्टोन्स को छूते हैं, तेज रोशनी फूट पड़ती है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है। चांगझू, शेनयू और ड्रोन तक पूरी तरह बर्फ में जम जाते हैं। वीआईपी रूम में लाइव फीड अचानक बंद हो जाती है। डायरेक्टर मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से इसी पल का इंतजार था। उसके मुताबिक हाई रैंक मॉन्स्टर्स अक्सर ऐसे ट्रैप्स लगाते हैं और चेन जैसे बिगिनर्स का उनमें फंसना तय था। वाइस चेयरमैन कैवेंडिश स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर चिंतित हो जाता है। डायरेक्टर दुख जताने का नाटक करते हुए कहता है कि अब उन्हें तुरंत टीम को बाहर निकाल लेना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात से सहमत नहीं होते। वे कहते हैं कि अभी किसी स्टूडेंट की जान खतरे में नहीं है। रिस्ट बैंड्स तभी एक्टिवेट होंगे जब उनकी वाइटल साइंस खतरे में होंगी या वे खुद हार मानेंगे। उनके अनुसार एग्जाम छोड़ने का फैसला सिर्फ स्टूडेंट्स का होना चाहिए। डंजन के अंदर मा लॉन्ग कांपता हुआ खड़ा था। सुक्सी उसकी क्लास की आइस रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वहीं अकेला पूरी तरह जमने से बच गया था। तभी उसे सामने एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। वह देखता है कि एक स्केलेटन जैसा आइस मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहा है। लॉन्ग तुरंत उसे पहचान लेता है। ये उसी डंजन का लॉर्ड था, बोन किंग ऑफ रिमेन। मॉन्स्टर कंपेंडियम के अनुसार यह एक क्लाउड मेज था जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह की आइस मैजिक में माहिर था। उसे बर्फ और हिम पर पूरा नियंत्रण था और वह अपने शिकार को जल्दी मारने के बजाय लंबे समय तक टॉर्चर करके आनंद लेता था। लॉन्ग समझ जाता है कि माना स्टोन्स के नीचे छिपा आइस बॉम्ब सिर्फ एक ट्रैप था। वह जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन फिर चेन को याद करके उसकी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि उसे बर्फ से निकाल सके। इसी दौरान बोन किंग एक आइस स्पीयर चलाता है जो लॉन्ग की टांग को आर पार कर देता है। उसका रिस्ट बैंड वार्निंग देता है कि उसकी टांग पूरी तरह छेद दी गई है और चाहे तो वह एग्जाम छोड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग हार मानने से इनकार कर देता है। वह किसी तरह चेन को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक और आइस शार्ड उसके हाथ को भी आर पार कर देता है। रिस्ट बैंड दूसरी वार्निंग देता है कि उसका हाथ भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है और हार्ट रेट खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। फिर भी लॉन्ग हार नहीं मान। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है। हर मुश्किल आते ही वह हमेशा भाग जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कमजोर समझते थे, लेकिन इस बार उसने और उसके दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब वह पीछे नहीं हटेगा। वह जो अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी करता है और आखिरकार चेन को बर्फ से आजाद कर देता है। उसी समय बोन किंग अनगिनत आइस स्पीयर्स उसकी तरफ छोड़ देता है, लेकिन ठीक उसी पल चेन अपनी आंखें खोल देता है। वह बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है और एक झटके में लॉन्ग को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। ये देखकर बोन किंग पहली बार
देखकर हैरान रह जाता है। लॉन्ग समझ जाता है कि आखिर में चेन ने अपनी ताकत से खुद भी आइस प्रिजन तोड़ दिया था। चेन सबसे पहले लॉन्ग का धन्यवाद करता है और उसकी चोटों के बारे में पूछता है। लॉन्ग कहता है कि फिलहाल खून रुक गया है, इसलिए वह अभी जिंदा रहेगा। फिर वह चेन को बताता है कि सामने वाला मॉन्स्टर सी रैंक लॉर्ड बोन किंग है और उससे लड़ते समय दोबारा फ्रीज नहीं होना चाहिए। उसी समय बोन किंग एक विशाल आइस ग्लेशियर तैयार करता है। लॉन्ग डरकर चिल्लाता है कि मॉन्स्टर उन पर पूरा आइस बॉम्ब गिराने वाला है। अगले ही पल पूरी जगह बर्फ के सफेद तूफान में गायब हो जाती है। बोन किंग हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी तुरंत रुक जाती है। धुआं छोड़ने के बाद चेन और लॉन्ग दोनों पूरी तरह सुरक्षित खड़े होते हैं। चेन अपनी क्लास बदलकर डूम फ्लेम किंग बना चुका था और उसने क्लाउड वॉरियर फ्रॉस्ट बॉडी एक्टिवेट कर ली थी। अब वह कोल्ड डैमेज से पूरी तरह इम्यून था। इतना ही नहीं, बर्फ वाले एनवायरनमेंट में उसकी रेजिस्टेंस और भी बढ़ गई थी। अब पूरा बैटलफील्ड उसके पक्ष में था। बोन किंग डर से चीख उठता है। लॉन्ग भी पूरी तरह हैरान था। जिस चेन को वह लाइटनिंग असासिन समझता था, वह अब क्लाउड वॉरियर बन चुका था। लॉन्ग सोचने लगता है कि शायद चेन उन दुर्लभ अवेकनर्स में से है जो दो अलग अलग क्लासेस एक साथ अवेकन कर सकते हैं। लेकिन चेन सिर्फ इतना कहता है कि उसने पहले सिचुएशन को गलत समझा था और इसी वजह से अपने दोस्तों को खतरे में डाल दिया। ये कहकर वे फिर अपनी क्लास बदलता है, इस बार एबिसल फाइंड। फिर वह अपनी परगेटरी वॉरियर स्वॉर्ड निकालता है और बोन किंग की तरफ बढ़ जाता है। यह देखकर लॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस दुनिया में लगभग हर अवेकनर्स के पास सिर्फ एक ही क्लास होती है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में किसी के पास दो क्लासेस होती हैं। ऐसे लोग पूरे देश में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और हर बड़ा गिल्ड उन्हें हासिल करना चाहता है। लेकिन चेन एक या दो नहीं, तीन अलग अलग क्लासेस इस्तेमाल कर रहा था और तीनों क्लासेस अपने अपने आप में बेहद शक्तिशाली थीं। एबिसल फील्ड फॉर्म में आते ही चेन के सारे स्टैट्स विस्फोटक तरीके से बढ़ जाते हैं। वह रॉकेट की तरह जमीन से उछलता है और सीधे बोन किंग पर टूट पड़ता है। बोन किंग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। चेन एक ही वार में उसे ऐसे दो हिस्सों में काट देता है जैसे गरम चाकू मक्खन को काट देता है। बोन किंग वहीं खत्म हो जाता है। चेन का लेवल बढ़कर 17 हो जाता है और उसे एक बेहद दुर्लभ रेयर लूट भी हासिल हो जाता है। बोन किंग के टूटे हुए स्केलेटन को देखकर मा लॉन्ग अब भी सदमे में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चेन ने एक सी रैंक लेयर लॉर्ड को सिर्फ एक ही वार में मार दिया। चेन आराम से उसे याद दिलाता है कि उनके बाकी टीममेट्स अभी भी बर्फ में जमे हुए हैं। तब मा लॉन्ग को अचानक एहसास होता है कि बॉस फाइट के दौरान वह अपने बाकी दोस्तों को पूरी तरह भूल गया था। वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि वे पूरी तरह बर्फ में जम न जाएं। जैसे ही मा लॉन्ग वहां से जाता है, चेन देखता है कि उसे फ्रॉस्ट लिच किंग को डिवोर करने का ऑप्शन मिल रहा है। आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह तुरंत बॉस को डिवोर कर लेता है और क्लाउड मेज क्लास हासिल कर लेता है। बोन किंग की आर्कटिक नोवा अटैक की वजह से आसपास के सभी ड्रोन्स कुछ समय के लिए बंद हो चुके थे, इसलिए किसी को भी उसकी यह सीक्रेट एबिलिटी दिखाई नहीं देती। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास भी लेवल अप हो जाती है और उसे अपनी किसी एक स्टैट में एक अतिरिक्त स्टार जोड़ने का मौका मिलता है। उधर दूसरी डी रैंक डंजन ग्लूमवाइन ग्रोटो में गोंग टिंग की टीम बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। वे जितने भी हमले करते, डी रैंक बॉस पर उसका लगभग कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर को चेन से रोकने वाला मेज पूरी तरह थक चुका था, जबकि लाइटनिंग आर्चर के तीर बॉस को खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। पूरी टीम इधर उधर उछाली जा रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि ट्रेनिंग सिमुलेशंस असली लड़ाई के सामने कुछ भी नहीं थी। मेज समझ जाता है कि अगर कोई बॉस को हरा सकता है तो वह सिर्फ गोंग टिंग है। पीछे खड़ा गोंग टिंग अपनी अल्टीमेट स्किल चार्ज करने लगता है। सपोर्ट मेजेस लगातार उसे बफ देते रहते हैं। पूरी एनर्जी जमा होने के बाद वह जलती हुई स्वॉर्ड लेकर बॉस पर टूट पड़ता है। उसकी स्वॉर्ड सीधे बॉस के कोर को भेद देती है और अंदर से आग का विस्फोट होकर पूरे मॉन्स्टर को जला देता है। टीम खुशी से झूम उठती है। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका कैप्टन अब इतिहास बनाने वाला है। ड्रोन घोषणा करता है कि उनकी टीम ने सिर्फ 30 मिनट में डी रैंक लेयर क्लियर कर ली है। सभी को यकीन हो जाता है कि फर्स्ट प्लेस अब उनका ही होगा। वे डंजन से बाहर निकलते हैं और उम्मीद करते हैं कि रैंकिंग बोर्ड पर उनका नाम सबसे ऊपर होगा। बाहर हॉल में कई ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जिन्होंने बीच में ही हार मानकर एग्जाम छोड़ दिया था। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पहली बार असली डीमंस का सामना किया था। इसी दौरान गोंग टिंग का वफादार जियान दूर बैठे चेन और उसकी टीम को देख लेता है। उनकी थकी हुई हालत देखकर वह समझता है कि वे अंदर जाते ही हार गए होंगे। वह घमंड से चेन के पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिरकार वे बीच में ही हार मान गए। लेकिन तभी उसका मालिक गोंग टिंग उसे चुप करा देता है, क्योंकि सामने से वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन कार्ल कैवेंडिश आ रहे थे। कार्ल धीरे धीरे ताली बजाते हुए स्टूडेंट्स की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। गोंग टिंग शांत चेहरा बनाए उनके सामने हाथ बढ़ाकर हैंडशेक करना चाहता है, लेकिन कार्ल बिना उसकी तरफ देखे सीधे उसके पास से निकल जाते हैं। गोंग टिंग के लिए यह खुली बेइज्जती थी। उसका घमंड अंदर ही अंदर टूटने लगता है। इसके बाद कार्ल सीधे चेन के पास पहुंचते हैं। वे उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से घोषणा करते हैं कि चेन ने सिर्फ 20 मिनट में डी रैंक डंजन क्लियर कर दिया है। इतना शानदार रिकॉर्ड आज तक उनके अपने प्रोफेशनल गिल्ड की कोई टीम भी नहीं बना सकी। ये सुनते ही गोंग टिंग और उसके सभी साथी पूरी तरह चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि सिर्फ 4 कमजोर स्टूडेंट्स की टीम ने उनकी पूरी 10 मेंबर्स वाली टीम से भी तेज डी रैंक डंजन कैसे क्लियर कर लिया। लेकिन चेन के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती। देश के सबसे ताकतवर इंसान से तारीफ मिलना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह सिर्फ
सिर्फ ये सोच रहा था कि कार्ल कैवेंडिश जैसी बड़ी हस्ती आखिर इस एकेडमी में खुद क्यों आई है। कार्ल मुस्कुराकर कहते हैं कि वह चेन का नाम हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद वे गोंग लिन की तरफ मुड़ते हैं जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था। वह गोंग तिंग की भी हल्की सी तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी आवाज से साफ लगता है कि वह सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। ये बात गोंग लिन और गोंग टिंग दोनों को अंदर तक चुभ जाती है। इसके बाद कार्ल वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तभी डायरेक्टर जल्दी से आगे बढ़कर माहौल संभालने की कोशिश करता है। वो फाइनल रिजल्ट घोषित करते हुए कहता है कि दोनों टॉप टीम्स का स्कोर बराबर रहा है, इसलिए दोनों टीम्स को इंपीरियल गिल्ड की ऑफिशियल इन्विटेशन मिलेगी। ये सुनते ही चेन के रूममेट्स खुशी से उछल पड़ते हैं। चेन की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरी तरफ गोंग टिंग की टीम भी खुश होती है, लेकिन गोंग टिंग खुद इस नतीजे से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। डायरेक्टर आगे बताता है कि दोनों टीम कैप्टन्स को इंपीरियल गिल्ड में मैनेजमेंट पोजीशन दी जाएगी और $1 मिलियन का प्राइज दोनों कैप्टन्स के बीच बराबर बांटा जाएगा। ये सुनकर चेन और गोंग टिंग दोनों चौंक जाते हैं। चेन मन ही मन परेशान हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने मायथिल एक्सचेंज गिल्ड से जो लोन लिया था उसे चुकाने के लिए पूरे 1 मिलियन की जरूरत है। सिर्फ 5 लाख मिलने से उसका काम नहीं चलेगा। वह सोचने लगता है कि बाकी पैसे कहां से लाएगा, लेकिन तभी गोंग टिंग सबको चौंका देता है। वह खुलकर घोषणा करता है कि वह इस टाई को स्वीकार नहीं करेगा। उसके अनुसार असली विनर सिर्फ एक हो सकता है। वह चेन को 1-on-1 ड्यूअल की चुनौती देता है। उसकी ये घोषणा सुनकर डायरेक्टर और कार्ल कैवेंडिश दोनों रुक जाते हैं। डायरेक्टर तुरंत अपने भतीजे को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि टाई ही सबसे अच्छा रिजल्ट है, खासकर इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद। उसे पूरा विश्वास होता है कि चेन इतनी बेकार चैलेंज स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए चेन तुरंत चैलेंज स्वीकार कर लेता है। हालांकि वह एक शर्त रखता है, जो जीतेगा वही पूरे $1 मिलियन का प्राइज अपने साथ ले जाएगा। ये सुनते ही कार्ल कैवेंडिश भी रुक जाते हैं और अपना जाने का फैसला बदल देते हैं। अब फैसला एक ही लड़ाई में होना था। चेन आगे बढ़कर गोंग तिंग के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों अपने बीच की आखिरी टक्कर के लिए पूरी तरह तैयार थे।